आवाज क्लियर है मेरी किसी को? तो जय श्री राम। हाँ सर। जी जय श्री। चलिए, लास्ट टाइम हमने आई थिंक प्लैनेट सिग्निफिकेशन पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हाउस सिग्निफिकेशन। ठीक है, मैंने जैसे कि आपसे कहा था, ये जो सेकंड और थर्ड क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केपी। वाई? यही है केपी। ठीक है, केपी का एस्ट्रोलॉजी यही है, जितना ज्यादा प्लैनेट को समझ सकते हैं, जितना ज्यादा आप हाउसेस को समझ सकते हैं, उतनी अच्छी प्रोडिक्शन या उतना अच्छा सोल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आज हम पढ़ेंगे हाउसेस के सिग्निफिकेशन। देखिए, जो कृष्णमूर्ति पद्धति है वो पूरा नंबर बेस्ड है ना। तो ये जो नंबर हैं, मोस्टली हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, और कहीं कहीं पर हम इनको राशि के रूप में भी लेते हैं, लेकिन जहां नंबर लिखे हैं मतलब वो हाउसेस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्हीं हाउसेस के सिग्निफिकेशन को हमें क्या करना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है जी। तो आज हम देखेंगे कि हमें क्या क्या अकॉर्डिंग ऑन। चलिए। हेलो। हाँ हेलो। मम्मी। हेलो। हाँ आ रही है आवाज। हाँ ठीक हूँ मम्मी, तो बता मम्मी। ठीक है, तबीयत ठीक है मम्मी। एक हाँ मम्मी सेकंड। ठीक है। म्यूट कर दो भाई, इसका म्यूट। चलो बढ़िया से करता थोड़ी देर में। चलिए म्यूट कर दें। इसको क्वेश्चन होगा, हैंड रेस करेंगे। ठीक है। हैंड रेस करेंगे तो मेरे को आप दिख जाएंगे स्क्रीन में, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। ठीक है। देखिए, हाउसेस जैसे कि आपको पता है, जब हम एक कुंडली देखते हैं तो हमें क्या होता है, 12 नंबर्स लिखे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। तो वो जो 12 नंबर्स लिखे रहते हैं वो एक्चुअल में राशियों के नंबर होते हैं। लेकिन वो राशियां जहां पर लिखी होती हैं वो कोई ना कोई हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो आपको पता है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज जो होता है साइकिल होता है। जैसे ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 12 घर होते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो हाउसेस हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ये सिग्निफाई क्या कर। ठीक है, ये क्या बताना चाह रहा है। जब ये नंबर के रूप में हमारे सामने आएंगे तो ये हमको क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो हम उसका एक बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कि कोई हाउस या कोई नंबर हमको क्या क्या सिग्निफाई करता है, या हम इसको देखें तो हमें अंदाजा लग जाना चाहिए किस चीज की बात हो रही है। देखिए, केपी में हाउस सिग्निफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति जो वो प्रश्न आधारित है। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रश्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर मेरा चार्ट रखा है देख के बता दो, नहीं। कृष्णमूर्ति पद्धति जो है क्वेश्चन बेस्ड आधार है। सर मेरा प्रमोशन कब होगा, सर मेरी जॉब कब लगेगी, सर मेरी शादी कब होगी, सर मेरा बच्चा होगा कि नहीं होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। लेकिन जब वो क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले जो क्वेश्चन किया गया है उस क्वेश्चन का मेजर हाउस फाइंड आउट करना पड़ता है। फिर वहां से सारी कहानियां शुरू होती कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसीलिए हाउस सिग्निफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न आपके पास आया है वो प्रश्न ही कहाँ से शुरू होगा, उस हाउस से शुरू होगा जिस हाउस से रिलेटेड वो क्वेश्चन आपसे किया गया। सर मेरा बच्चा नहीं हिलता है, तो आपको पता चल जाना चाहिए जो क्वेश्चन इज फ्रॉम द फिफ्थ हाउस। ठीक है। तो आज हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम हाउसेस को समझने की कोशिश करें। ठीक है, आपने वैदिक में भी देखा होगी कि जो फर्स्ट हाउस होता है वो लग्न होता है। लग्न मतलब जातक स्वयं होता है, इट सेल्फ होता है, मतलब वो खुद होता है। ठीक है। तो फर्स्ट हाउस जो होता है वो किसी भी जातक को, किसी भी नेटिव को या किसी भी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा किसी व्यक्ति के बारे में बताइए, तो वैदिक में आप क्या करेंगे, उसका लग्न देखेंगे, लग्न लॉर्ड देखेंगे, लग्न में बैठे प्लैनेट देखेंगे, और उसके आधार पर उस व्यक्ति के बारे में या उसके व्यवहार के बारे में बताएंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या होता है, कस्पल सब लॉर्ड देखना। ठीक है। तो वो क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि यदि मुझसे पूछा गया कि ये मिस्टर एक्स है, इसके बारे, इनके बारे में बताइए,
इनके व्यक्तित्व के बारे में, ये कैसे हैं, ये एक आइडिया लेना चाहता हूं मैं, क्या है ये। तो आपको फर्स्ट हाउस को एनालाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस जो होता है वो इटसेल्फ होता है, व्यक्ति स्वयं होता है, और उसके व्यवहार को बताएगा, उसके फिजिकल अपीयरेंस को बताएगा, उसके मेंटल कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा। ठीक है? उसके बारे में एक जो बाहरी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सब उसका फर्स्ट हाउस बताता है। ठीक है? लॉन्जेविटी, उसकी जो आयु होती है, आयु के बारे में होता है वो फर्स्ट हाउस बताता है। लॉन्जेविटी और बीमारी दोनों में फर्स्ट हाउस कंसीडर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि दोनों शरीर के लिए, आयु किसके लिए चाहिए? शरीर के लिए चाहिए। बीमारी किसको होती है? शरीर को होती है। तो लॉन्जेविटी के लिए या बीमारी के लिए, दोनों के लिए हमको फर्स्ट हाउस देखना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है? आपको जनरल हेल्थ देखना है कि सामान्यतः व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो भी फर्स्ट हाउस को एनालाइज करना पड़ेगा। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये फर्स्ट हाउस सिक्स्थ हाउस से कनेक्टेड तो नहीं है। यदि वो कनेक्ट होगा तो जातक को बीमारी हो सकती है। कैसे होती है ये सारी चीजें हम आगे जाकर देखेंगे। ठीक है? नेक्स्ट है पर्सनालिटी डिग्निटी। किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व के बारे में बताता है फर्स्ट हाउस, उसकी डिग्निटी के बारे में बताता है, उसके स्ट्रगल ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। ठीक है? उसके सेल्फ एफर्ट के बारे में बताते हैं कि वो किसी काम में कितना सेल्फ एफर्ट लगा सकता है। सक्सेस और फेलियर इन अटेम्प्ट, किसी चीज को वो अटेम्प्ट करने के लिए कितना साहसी है। ठीक है? इस चीज को भी डिनोट कौन करता है? फर्स्ट हाउस डिनोट करता है। ठीक है? प्रोस्पैरिटी बताता है, हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू सिकनेस। देखिए, ज्यादा बीमार होंगे तो जातक क्या होगा? हॉस्पिटलाइज होगा। हॉस्पिटलाइज क्या होता है? उसका शरीर होता है, वो स्वयं होता है। ठीक है? वो स्वयं होता है, उसका शरीर होता है। इसीलिए यदि हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में देखना है तो आपको फर्स्ट हाउस को कंसीडर करना ही पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है? पुअर हेल्थ के बारे में बताता है। जहां पर भी हेल्थ आएगा, बीमारी आएगी, डिजीज आएगा, ये मान के चलिए फर्स्ट हाउस को आपको कनेक्ट करके रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें शरीर को ही हो रही। ठीक है? लाइफ लॉन्ग डिजीज के बारे में पता करना है, क्रॉनिकल इलनेस के बारे में पता करना है, इन सारी चीजों के बारे में यदि पता करना है तो कहीं ना कहीं हमें फर्स्ट हाउस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ये सब कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे भी। ठीक है? तो जब भी आप कोई इवेंट को शॉर्ट आउट कर रहे हैं, इसकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, उसके प्लैनेट के नंबर पढ़ रहे हैं, और वहां पर आपको एक नंबर नजर आ जाए, तो सिंपल सा फॉर्मूला दिमाग में रखिए कि उस इवेंट में उस जातक का इन्वॉल्व होना जरूरी है। यदि वो इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो इवेंट नहीं होगा। बिकॉज ऑफ वहां पर एक नंबर आ रहा है, और एक नंबर कौन है? वो जातक स्वयं। ठीक है? मान लीजिए आप किसी के जॉब का चार्ट देख रहे हैं। ठीक है? वो आया, बोलता मेरी तो जॉब ही नहीं लग रही। ठीक है? तो आपने देखा जॉब का प्रॉमिस भी अच्छा है, महादशा अंतरदशा भी अच्छी है, और इसको जॉब भी मिल रही है। ठीक है? जॉब के नंबर भी आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों बोल रहा है? तो अपन ने बोला नहीं, आपका तो जॉब का टाइम चल, हाँ हाँ मेरी लगी थी, वो मिस्टर वो कंपनी एक्स में लगी थी, वो छोटी थी, मैंने छोड़ दिया। कंपनी वाई थी, वो ज्यादा फेमस नहीं थी। कंपनी जेड थी, एमएनसी थी, लेकिन छोटी थी, मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वहां पर उसकी स्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं एक नंबर आ रहा। जहां पर एक नंबर आ जाता है वहां जातक इन्वॉल्व हो जाता है। वो इन्वॉल्व हो जाता है तो वो इवेंट उस पर बेस्ड हो जाता है, मतलब उसने कुछ गड़बड़ करी तो वो उसके कारण ही वो इवेंट डिस्टर्ब होगा। ठीक है? तो एक नंबर को आप हमेशा ध्यान रखिए कि जहां पर भी एक नंबर आ जाएगा मतलब जातक स्वयं इन्वॉल्व हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिए, जब आप आगे पढ़ेंगे इवेंट्स, तो मैं आपको उस सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। ठीक है? सर गुड इवनिंग। हाँ जी, बताएं। सर जैसे अभी आपने वन नंबर का बताया तो मतलब टू नंबर होता है तब लगती है ना जॉब, तो फिर एक नंबर तो उसका नेगेशन नहीं होता। नहीं नहीं, अभी हम ये सब चीजें नहीं पढ़ेंगे। अभी जब हम पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, अभी हम केवल हाउस को समझेंगे। ठीक है? वो मैं एग्जाम्पल ओके के लिए सर। बता रहा हूँ। ठीक है? अच्छा जी, ठीक अभी है, हम इन थैंक यू सब सर। चीजों में नहीं जाएंगे अभी। ठीक है? नहीं तो हम डाइवर्ट हो ओके सर। जाएंगे। ठीक। ओके ओके। जी। आगे आएगा, सब आएगा, चिंता न करें। देखिए, फर्स्ट हाउस से रिलेटेड कभी कभी आपको क्वेश्चन आएंगे, है ना? तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना, बताइए मेरी लॉन्जिविटी कैसी, मेरी आयु कैसी है।
ठीक है, कम है, ज्यादा है, अच्छी है, औसतन है, ठीक ठाक है। तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो क्वेश्चन किया गया लॉन्जेविटी से मतलब फर्स्ट हाउस को ध्यान रखना है। इम्यूनिटी मतलब हेल्थ, इम्यूनिटी मतलब हेल्थ, सीधा सीधा शरीर से संबंध है, आपसे संबंध है। ठीक है, क्रॉनिकल इलनेस अभी आपने देखा था, सर्जरी, सर्जरी बॉडी की होती है, ध्यान रखिए, आत्मा की नहीं होती। ठीक है, तो सर्जरी होने के कारण भी फर्स्ट हाउस को आपको देखना पड़ेगा। स्ट्रगल इन लाइफ, ठीक है, ये आपने अभी देख लिया था। ये कुछ एग्जांपल्स हर एक हाउस के इवेंट के बाद आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, बाकी तो मैं आपको समझाते चल रहा हूँ, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड हाउस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो फर्स्ट हाउस है ये आप हैं। ठीक है, आपको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, तो सेकंड हाउस इज फूड, ये देखिए फूड। ठीक है, ये आप हैं, आपको जीवित रहने के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो सेकंड हाउस आपका वेल्थ है, ये देखिए वेल्थ। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक हाउस का, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक हाउस का नेक्स्ट हाउस उसका सस्टेनर होता है, उसको सस्टेन करके चलता है। ठीक है, हर एक हाउस का नेक्स्ट हाउस जो होता है उसको सस्टेन करके चलता है, और हर हाउस के पीछे वाला हाउस उसको नेगेट करके चलता है, मतलब उसको नेगेट करता है, लॉस करता है उसका। ठीक है, तो ये लग्न है एक नंबर, तो आपको सस्टेन या आपको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, फैमिली की आवश्यकता है। तो सेकेंड हाउस इज योर वेल्थ, योर फैमिली, फूड। ठीक है, यहां पर वेल्थ से ये ध्यान रखिएगा, ये वो पैसा है जो आपके बैंक खाते में है। ठीक है, ये वो पैसा है जो आपके बैंक खाते में है, या ये पैसे का वो फॉर्म है जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक तो आपका सिंपल खाते का पैसा हो गया वेल्थ सेकंड हाउस, या कुछ ऐसी चीज जिसको आप डायरेक्ट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो सेकंड हाउस। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा एक्सचेंजेबल एसेट्स, एसेट्स, एसेट जिसको आप देकर पैसा, जैसे बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड को बेच के आप पैसा ले सकते हैं। ठीक है, ये लिखा बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, प्रीसियस स्टोन, ज्वेलरी, नेकलेस है, जाइए ज्वेलर को दे दीजिए, वो आपको उसके बदले में वेल्थ दे देगा, पैसा दे देगा। तो वो सारी चीजें भी सेकंड हाउस में कवर अप हो जाती हैं, जो डायरेक्ट मनी में कन्वर्ट हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा डायरेक्ट, उसको यदि हम किसी को देंगे तो उसके बदले में हमको पैसे ही मिलेगा। तो सेकंड हाउस जो है वो हमारा वेल्थ है, किस प्रकार का वेल्थ है, बैंक बैलेंस है। ठीक है, सेकंड हाउस इज योर वेल्थ, इट इज अ सस्टेनर हाउस, फैमिली। देखिए ये वो फैमिली है जहां आप पैदा हुए हैं, जहां आपके माता पिता हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो फोर्थ हाउस होता है दैट इज योर करंट एड्रेस, जहां पर भी आप रह रहे हैं उसको हमेशा फोर्थ हाउस से कंसिडर करते हैं। ठीक है, मतलब जहां पर भी आप करंट निवास करते हैं दैट इज योर करंट एड्रेस। ठीक है, या आपके निवास का स्थान है, वो ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा फोर्थ हाउस। लेकिन जो आपका परिवार है, कुटुंब है, उसको हमेशा सेकंड हाउस से कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जहां आपके ब्लड रिलेशन रहते हैं, जहां आपने जन्म लिया है, दैट इज योर सेकंड हाउस। ठीक है, तो कुटुंब शब्द जो है या फैमिली जो शब्द है वो सेकंड हाउस के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसी फैमिली के कारण इसको कहा जाता है एडिशन इन फैमिली। ठीक है, दो नंबर जहां पर आता है वो एडिशन को शो करता है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी के जेल का योग देख रहे हैं और वहां दो नंबर आ रहा है, तो दैट इज एडिशन इन अ न्यू फैमिली। जेल में क्या होता है, जेल में जो अपराधी होते हैं उनका एक परिवार होता है, उसमें आप एक और ऐड ऑन हो जाएंगे। तो दो नंबर इज कॉल्ड एडिशन इन फैमिली। ठीक है, आप शादी करते हैं तो एक मेंबर आपके घर में ऐड ऑन हो जाता है, इसीलिए जब शादी के नंबर देखे जाते हैं तो दो नंबर भी उसमें होता है, बिकॉज टू नंबर शोज द एडिशन इन फैमिली। किसी भी ग्रुप में जाकर, किसी भी परिवार में जाकर जुड़ जाना, दैट इज सेकेंड। ठीक है, आपकी नौकरी लगती है तो आप एक इन्वायरमेंट में जाते हैं जहां 10 लोग फिक्स थे, आप 11वें हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो एडिशन इन फैमिली, इसीलिए जब आप जॉब के नंबर देखेंगे तो वहां पर भी आपको दो नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो दो नंबर होता है वो किसी भी ग्रुप में, परिवार में ऐड होने को भी शो करता है। ठीक है, बच्चा होगा तो परिवार में एक मेंबर बढ़ जाएगा, तो जब
चाइल्ड बर्थ के नंबर देखते हैं तो वहां पर भी 2 नंबर होता है, इसीलिए 2 नंबर को एडिशन इन फैमिली कहते हैं, मतलब किसी भी ग्रुप में ऐड होना, दैट इज एडिशन इन फैमिली। तो ठीक है, फाइनेंशियल कैश बैलेंस समझ गए आप, बैंक बैलेंस समझ गए आप। ऑर्नामेंट्स क्यों लिखा है, क्योंकि ऑर्नामेंट्स को बेचकर आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड हाउस फूड का होता है, प्रेसियस स्टोन ज्वेलरी होता है, बॉन्ड सिक्योरिटी स्टॉक एंड शेयर्स होते हैं, इनको सबको बेच बाच के आप पैसे बना सकते हैं। ठीक है। एबिलिटी टू एक्सप्रेस, सेकेंड हाउस जो होता है वो वाणी का भी हाउस होता है। ठीक है, वाणी का होता है, वाणी मतलब आप जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, तो वाणी से ही एक व्यक्ति अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, इसलिए एबिलिटी टू एक्सप्रेस इज सेकेंड हाउस। स्पीच, ऑब्जर्वेशन पावर, ठीक है, राइट आई, देखिए ये आप हैं, ये आपकी राइट आई है, और जहां 12 लिखा है वो आपकी हम्म। लेफ्ट आई है। ये आपकी राइट आई है, ये आपका लेफ्ट आई है। ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड। ठीक है। ट्रुथ और फॉल्सहुड, कोई व्यक्ति आया, ठीक है, वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ये कौन बताएगा, सेकंड हाउस। मान लीजिए राहु दिख गया वहां, तो वो गलत बोल रहा है। मान लीजिए वहां जुपिटर आ गया तो वो सही बोल। ठीक है, मान लीजिए किसी के सेकंड हाउस में राहु बैठा है, और हमेशा झूठ झाट बोलने वाला ही व्यक्ति होगा, झूठ बोले बिना उसका खाना नहीं पचेगी। ठीक है, क्योंकि वाणी के स्थान पर राहु बैठ गया है। राहु क्या है, छल, पता है, मैंने पढ़ाया, छल कपट उसको पसंद है। ठीक है, तो सेकंड हाउस जो है वो ट्रूथ एंड फॉल्सहुड ऑल्सो। ठीक है, तो सेकंड हाउस को आप केपी में याद रखें एडिशन इन फैमिली के रूप में, वेल्थ के रूप में, फाइनेंस के रूप में, ये सबसे ज्यादा आपके सामने आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा है, वेल्थ एक्युमुलेशन के बारे में मानना है, क्या मैं बहुत सफिशिएंट पैसे अपने लिए कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, तो ये इज आस्किंग अबाउट फाइनेंस, फाइनेंस इज सेकंड हाउस। ठीक है, रिकवरी ऑफ लॉस्ट एसेट्स, आपकी कोई मान लीजिए सोने की अंगूठी गुम गई है, ठीक है, तो आपको सेकंड हाउस को भी देखना पड़ेगा। सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, ठीक है, परिवार के बारे में देखना है, विवाद हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अलग हो रहे हैं, तो परिवार के घर को एनालाइज करना पड़ेगा, तो परिवार का घर कौन सा है, सेकंड हाउस। ठीक है, लॉस ऑफ मूवेबल एसेट्स, लॉस ऑफ वेल्थ, ठीक है, ये सारी चीजें उससे रिलेटेड क्वेश्चन। मैंने आपको बताया ना कृष्ण मूर्ति पद्धति शुरू कहाँ से होती, क्वेश्चन से, और जैसे ही आपको क्वेश्चन किया जाता है, आपको सबसे पहला काम है उस क्वेश्चन से रिलेटेड हाउस को फाइंड आउट करना, क्योंकि वही आंसर देगा। नेक्स्ट, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। ठीक है, देखिए ये आपका सेकंड हाउस है ना, ये वाणी है आपकी, इसको सस्टेन कौन करेगा, थर्ड हाउस। मान लीजिए आपकी वाणी यदि सस्टेन हो गई, अच्छी होगी, तो आप बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं। ठीक है, कुमार विश्वास जब बोलता है तो लोग सुनते हैं उसको। थर्ड हाउस इज वेरी स्ट्रांग, क्योंकि सस्टेनर हाउस है ना सेकंड का, सेकंड को बढ़ाएगा कौन, थर्ड, थर्ड को घटाएगा कौन, सेकंड, सेकंड को कौन घटाएगा, फर्स्ट। पीछे वाला घर उसको घटाता है, कम करता है, नेगेट करता है, लेकिन आगे वाला हाउस उसको बढ़ाता है, सस्टेन करता है। ठीक है, चलिए, थर्ड हाउस आपका साहस है, करेज, आपके अंदर कितना बल है, कितना साहस है, दैट इज थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, याद होगा जब मैंने आपको मरकरी पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक चीज कही थी कि मरकरी के सिग्निफिकेशन और थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशन आपको बहुत मिलते जुलते नजर आएंगे। क्लियर है, तो कम्युनिकेशन हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है, ऑनलाइन एक्टिविटी, जो अभी अपनी एक्टिविटी चल रही है ऑनलाइन, दैट इज ऑल्सो थर्ड हाउस। करस्पॉन्डेंस एक्टिविटी, ठीक है, इंटरव्यू, इंटरव्यू, एंगेजमेंट, ये भी ध्यान रखना, इंटरव्यू हो गया, एंगेजमेंट हो गया, ठीक है, ये क्या है, थर्ड हाउस है। इंटरनेट इज ऑल्सो थर्ड हाउस। ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है, बुद्ध है ना, बुद्ध का घर है ये, 3 नंबर किसका घर है, बुद्ध का घर है। ठीक है, तो अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स का घर जो है वो कौन सा है, थर्ड हाउस है। एजेंसी का कोई काम करना चाहता है तो थर्ड हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। ब्रोकिंग का कोई काम करना चाहता है, ब्रोकिंग क्या है, एक प्रकार का कमीशन वाला वर्क है ना, ये देखिए कमीशन लिखा है यहाँ। ठीक है, कोई ऑथर बनना चाहता है, राइटर बनना चाहता है, ठीक है, तो भी थर्ड हाउस है। डॉक्यूमेंटेशन, ध्यान रखिए, कोई भी पेपर वर्क, कोई भी, सर मेरी रजिस्ट्री नहीं हो रही, मैं बहुत परेशान हूँ, तो वो किसके बारे में बोल रहा है, पेपर वर्क के बारे में बोल रहा है। उसने ये नहीं बोला मेरी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है या मैं प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहा, उसने कहा मेरी रजिस्ट्री गुम हो गई है।
तो व्हाट इज रजिस्ट्री? रजिस्ट्री इज थर्ड हाउस। सब मेरी मार्कशीट गुम हो गई है। तो मार्कशीट क्या है? डॉक्यूमेंट है ना, एक प्रकार का कागज है। तो दैट इज थर्ड हाउस। तो आपको थर्ड हाउस को एग्जामिन करना पड़ेगा। ठीक है। अवे फ्रॉम होम, देखो अभी मैडम बोल रही थी ना, तो ये आपका घर है। ये आपका फोर्थ हाउस, मैंने आपको बताया था ना, ये आपका करंट एड्रेस होता है। इससे जब आप दूर जाएंगे तो उसको थर्ड हाउस के रूप में देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हर हाउस का पीछे वाला हाउस उसको नेगेट करता है। तो फोर्थ हाउस आपका करंट एड्रेस है, तो उसको नेगेट करने वाला हाउस जो होगा वो थर्ड हाउस होगा। इसलिए अवे फ्रॉम होम लिखा है, घर से दूर रहने वाला व्यक्ति। मान लीजिए आप किसी की स्क्रिप्ट देख रहे हैं जॉब, और उसमें 3 नंबर आ गया, और उसने प्रश्न कर दिया क्या मेरे को घर के पास जॉब मिलेगी, तो आंसर इज नो। वाई नो? घर के पास मतलब जहां वो रह रहा है, जहां वो रह रहा है मतलब करंट एड्रेस, करंट एड्रेस मतलब फोर्थ हाउस। तो 4 नंबर आएगा तो उसका आंसर यस होगा। अब 3 नंबर रहा है, 3 नंबर आ रहा है, तो उसने प्रश्न किया था घर के पास नौकरी मिलेगी कि नहीं, तो योर आंसर इज नो। ठीक है। तो अवे फ्रॉम होम को थर्ड हाउस शो करता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, ध्यान रखिएगा, ये जो तीसरा घर है शॉर्ट डिस्टेंस, ये जो नवा घर है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, और ये जो 12वां घर है वो देश के बाहर ट्रेवल। ठीक है। थर्ड हाउस जो होता है वो जो रोज हम ट्रेवल करते हैं ना, 8, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर, दैट इज थर्ड हाउस। जब आप एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है, दिल्ली से कहाँ चले गए? महाराष्ट्र, दैट इज नाइन्थ हाउस। और आपने महाराष्ट्र से फ्लाइट पकड़ी और दूसरे देश चले गए, दैट इज ट्वेल्थ। इसीलिए विदेश जाने का नंबर जो होता है 3, 9, 12 होता है। ठीक है। विदेश जाने के लिए आप अपने करंट एड्रेस को छोड़ते हैं, घर को छोड़ेंगे, उसके बाद आप अपने स्टेट को छोड़ेंगे, नाइन्थ हाउस, उसके बाद आप अपनी कंट्री को भी छोड़ देंगे, ट्वेल्थ हाउस। तो 3, 9, 12 मिलके ही विदेश का नंबर बनता है। क्यों बनता है वो आप समझ गए। ठीक है। तो शॉर्ट डिस्टेंस की जो भी ट्रेवल होती है वो थर्ड हाउस को डिनोट करती है। लॉस ऑफ मदर, देखिए फोर्थ हाउस आपकी माता है, तो थर्ड हाउस क्या होगा उसका? लॉस। लॉस ऑफ पोजेशन, ध्यान रखिए किसी भी चीज पर आपका जो पोजेशन होता है उसको शो करने वाला हाउस फोर्थ हाउस। आपके पास जो वाहन है फोर्थ हाउस, आपके पास जो घर है वो फोर्थ हाउस। क्यों है? क्योंकि वो आपकी पोजेशन में है। वो आपकी क्या है? पोजेशन में। तो पोजीशन को नेगेट करने वाला हाउस क्या होता है? थर्ड हाउस। मतलब कोई चीज आपकी पोजीशन से कब जाएगी, या कोई चीज को आप कब बेच पाएंगे? कब बेच पाएंगे? जब 3 नंबर आएंगे। क्योंकि जब हम किसी चीज को बेचते हैं तो उसका पोजीशन छोड़ते हैं, और कुछ थोड़ी करते हैं। ठीक है। और कुछ तो करते नहीं, पोजीशन छोड़ देते हैं, दूसरा व्यक्ति उसको अपने आधिपत्य में ले लेता है। तो दैट इज थर्ड हाउस जो आपको उसके पोजीशन से मुक्त करता है। सेल, सेल क्यों है पता चल गया। ठीक है, कि जिस हम जैसे किसी चीज को बेचते हैं उसका हमारा पोजीशन खत्म हो जाता है। मेंटल इंक्लाइनेशन और इंक्लाइनेशन टू स्टडी। ठीक है। स्टडी के प्रति झुकाव को शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे फोर्थ हाउस जो होता है उसका आपका प्राइमरी एजुकेशन होता है। फोर्थ हाउस इज योर प्राइमरी एजुकेशन। तो थर्ड हाउस क्या है? उसको सस्टेन कौन करेगा? फोर्थ हाउस। इसलिए पढ़ाई के प्रति झुकाव को थर्ड हाउस शो करता है। मतलब अगला कदम क्या है? पढ़ाई की ओर, पढ़ाई की ओर झुकाव। तो उसको हम क्या कहते हैं? इंक्लाइनेशन टू स्टडी। ठीक है। छोटे भाई बहन आपकी क्या है? थर्ड हाउस है। बड़े भाई बहन क्या आपके? 11th हाउस। सिंपल। छोटे भाई बहन थर्ड हाउस, बड़े भाई बहन 11th हाउस। ठीक है। कजन्स भी आते हैं इसी में। आपके पड़ोसी जो है वो भी थर्ड हाउस में आते हैं, ध्यान रखिए। आपका जो नेबरहुड है ना, जो पड़ोसी हैं वो भी क्या होते हैं? थर्ड हाउस में आते हैं। क्लियर है? देखिए, थर्ड हाउस अभी खत्म नहीं हो, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, बहुत सारे क्वेश्चन थर्ड हाउस से शॉर्ट आउट होते हैं। एब्सकॉन्डिंग पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जो घर छोड़ छाड़ के चला गया है, भग गया है, कहाँ नहीं है आपको नहीं पता है, उसके बारे में पता करना है। क्या वो जीवित है? पहली चीज, क्या वो लौट के आएगा? दूसरी चीज, कहीं वो कोई खतरे में तो नहीं है, अस्पताल में तो नहीं है, जेल में तो नहीं है, किसी ने उसको मार तो नहीं दिया है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? थर्ड हाउस देगा। इसलिए एब्सकॉन्डिंग पर्सन को किससे देखा जाता है? थर्ड हाउस से देखा जाता है। देखिए, वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, थर्ड हाउस वीजा एप्लीकेशन, क्योंकि हर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट जो होता है वो थर्ड हाउस में आता है। तो वीजा इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट।
इलेक्शन का टिकट, टिकट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट, परमिशन। क्या, इलेक्शन टिकट क्या है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है कि आप इस पार्टी के लिए ऑथराइज है। तो किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको दिखता है तो दैट इज थर्ड हाउस। मैरिज एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट किसी भी प्रकार का कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट करें, दैट इज थर्ड हाउस। पेपर वर्क हो गया। मीटिंग अ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट, किसी व्यक्ति से मिलना, इज ऑल्सो थर्ड हाउस। पासपोर्ट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट, समझ गए होंगे। ग्रीन कार्ड इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट, वीजा इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट। जितने प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं सब थर्ड हाउस में आएंगे। पब्लिशिंग अ बुक, नॉन टेक्निकल, ठीक है, कोई नॉन टेक्निकल बुक है, मतलब कोई कहानी की किताब है, इसकी किताब है, उसकी किताब है, ये आपने लिख के पब्लिश कर दी, तो थर्ड हाउस है। रिसिप्ट ऑफ लेटर, कोई पत्र निकला है, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थर्ड हाउस। ठीक है। साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, देखिए यही हो गया, पेपर वर्क हो गया। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे फायदा होगा नहीं होगा सर, देख के बताइए, तो कौन सा हाउस देखना पड़ेगा, थर्ड हाउस देखना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट जब भी आ जाए, पेपर वर्क आ जाए, तो थर्ड हाउस वहां पर खड़ा होता है। ठीक है। पर्सनल इंटरव्यूज, थर्ड हाउस है। स्क्रिप्ट और बुक, थर्ड हाउस है। ठीक है। अब देखो, पब्लिसिटी ऑफिसर, तो ये जो थर्ड हाउस होता है वो कम्युनिकेशन या करस्पॉन्डेंस का हाउस होता है ना, विचारों के आदान प्रदान का। तो जितने नाम पढ़ेंगे वो क्या करते हैं, यही करते हैं। पब्लिसिटी ऑफिसर, रिपोर्टर, खबरों को इधर से उधर करेगा। ठीक है। एडिटर, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जर्नलिस्ट। ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के प्रकार है। ठीक है। फिर है चेंज ऑफ रेसिडेंस, ये आप समझ गए होंगे चेंज ऑफ रेसिडेंस क्यों है, क्योंकि आपका करंट एड्रेस फोर्थ हाउस है और उसका नेगेशन थर्ड हाउस है। ठीक है। अपील इन अ कोर्ट, किसी कोर्ट में जब हम अपील करते हैं तो आवेदन करते हैं। तो व्हाट इज आवेदन, आवेदन इज अ डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट इज थर्ड हाउस। ठीक है। इन सब चीजों को ऐसे याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। रिपोर्ट ट्रू और फॉल्स, आपके पास कोई खबर आई, आपको जानना है कि ये जो खबर है वो सही है कि गलत है। ठीक है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, थर्ड हाउस। जुपिटर आ गया तो खबर सही है, राहु आ गया तो खबर गलत। ठीक है। र्यूमर्स, अफवाह, देखिए ये सब खबरें हैं, कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन जहां पर भी आएगा कम्युनिकेशन, और जहां पर भी कागजात आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, थर्ड हाउस हो जाएगा। ठीक है। लाइब्रेरी, बुक स्टोर, एग्रीमेंट, एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें तो आप दिमाग में सेट कर लें कि जहां पेपर वर्क है वो थर्ड हाउस है। क्लियर है। तो एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड फ्रॉम द थर्ड हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट हाउस, यही स्लाइड आपको दो पन्ने की दिखेगी, बाकी सब सिंगल पन्ने की। देखिए ये क्वेश्चन लिखे हैं, विल आई गेट सेलेक्टेड इन इंटरव्यू, बताया ना, इंटरव्यू से रिलेटेड प्रश्न है, थर्ड हाउस देखना पड़ेगा। ठीक है। शुड आई साइन द एग्रीमेंट, क्या मैं आज साइन करने जा रहा हूँ, एग्रीमेंट करूँ कि ना करूँ। ठीक है सर, देख के बताओ, थर्ड हाउस को एग्जामिन करना पड़ेगा। ठीक है। विल आई गेट पासपोर्ट, पासपोर्ट इज डॉक्यूमेंट, वीजा इज डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, तो थर्ड हाउस। इज द न्यूज ट्रू और फॉल्स, अभी मैंने बताया। ठीक है। विल आई ट्रेवल, क्या मैं यात्रा करूंगा नहीं करूंगा, लॉस ऑफ मदर, ये सारी चीजें आप देख चुके हैं। तो जब ये प्रश्न के रूप में आएंगे तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा ट्रांसफर टू अनदर प्लेस। ट्रांसफर जब होता है तो आप अपने करंट एड्रेस को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। यदि 4 नंबर आ गया तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। 4 नंबर क्या है, करंट एड्रेस, करंट एड्रेस को आप छोड़ ही नहीं रहे तो कहां से, लेकिन 3 नंबर आ जाएगा तो आपकी ट्रांसफर की चांसेस बढ़ जाएंगे। बिकॉज ऑफ जहां भी रह रहे हैं उस जगह को आपको छोड़ना है, छोड़ना है मतलब नई जगह जाना, नई जगह जाना मतलब ट्रांसफर। ठीक है। एनी काइंड ऑफ सेल, ये तो बता दिया था, सेल, सेल क्या होता है, पोजीशन छोड़ना, तो थर्ड हाउस। नेक्स्ट है फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस आप समझ गए होंगे, योर करंट एड्रेस इज फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस इज ऑल्सो मदर। ठीक है। पोजीशन ऑफ एनीथिंग, अब भी मैंने बताया, कोई भी चीज, जैसे मेरा लैपटॉप है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी घड़ी है, क्यों है, क्योंकि इसका पोजीशन आपके पास है। ठीक है, कि उसको खा तो जाएंगे नहीं आप, तो अपने पास रखे रहते हैं, आपसे कोई ले नहीं सकता कानूनी रूप से।
तो इसीलिए पोजीशन का जो हाउस होता है वो फोर्थ हाउस होता है। ठीक है। परचेस, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करना है, फोर्थ हाउस अच्छा होना चाहिए। सर मेरी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, सर कब बिकेगी, फोर्थ हाउस। होम ट्यूशन, घर में रह कहीं पढ़ाना, ये रेस्टोरेंट और होटल का काम भी फोर्थ हाउस से आता है। होम रेसिडेंस, ठीक है, क्या मेरी नौकरी घर में ही लगे। बेसिक एजुकेशन, देखिए मैंने आपको बताया था फोर्थ हाउस जो होता है वो बेसिक एजुकेशन होता है। कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या होता है, कृष्णमूर्ति जी का कहना है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले शिक्षा दीक्षा देने का काम उसकी माता करती है। ठीक है, और उसकी माता जो है वो फोर्थ हाउस है। तो उसके जो बेसिक एजुकेशन का जो हाउस होता है वो फोर्थ हाउस होता है। तो भारत देश में आपको बेसिक एजुकेशन को अप टू ग्रेजुएशन काउंट करना है। जैसे ही आप मास्टर डिग्री करने जाते हैं तो वो नाइन्थ हाउस हो जाता है। नाइन्थ हाउस इज अ हायर एजुकेशन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति में नाइन्थ हाउस पिता का घर है। जैसे ही आप बड़े होते हैं, बाहर जाते हैं, समाज में जाने लगते हैं, तो पिता कहता है ये करो, ये ना करो, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो नाइन्थ हाउस को उन्होंने हायर एजुकेशन में काइंड किया है। ठीक है। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, ठीक है, क्लियर होगा, छुपने की जगह। ठीक है। प्राइवेट अफेयर्स एंड सीक्रेट्स, ठीक है, फोर्थ हाउस जो होता है, देखिए ये छुपने की जगह है ना। तो प्राइवेट अफेयर्स मतलब किसी चीज को छुपा के करना, अपने सीक्रेट्स को छुपा के रखना, दैट इज फोर्थ हाउस। ठीक है, कोई व्यक्ति सीक्रेट लाइफ जी रहा है, एक परिवार यहाँ बना के रखा, एक उधर परिवार बना के रखा, तो दैट इज फोर्थ हाउस। ठीक है। आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी घर है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हर वो चीज जिस पर आपका पोजीशन है, दैट इज फोर्थ हाउस। ठीक है। तो व्हीकल हो गया, मकान हो गया, घर हो गया, जो भी है, सारी चीजें फोर्थ हाउस में कवर होती है। ठीक है। रियल एस्टेट, बिल्डिंग, एडमिशन इन कॉलेज, ये तो समझ गए होंगे आप। एनी ट्रेजर इन माय बिल्डिंग, क्वेश्चन आता है कि क्या मेरी बिल्डिंग में कोई धन छुपा है, तो आपको देखना किससे पड़ेगा, फोर्थ हाउस। ये क्वेश्चंस लिखे हैं। देखिए, कमिंग बैक फ्रॉम दी अब्रॉड, अब्रॉड से लौटेंगे तो आएंगे कहाँ, घर में ही आएंगे ना, जो छोड़ के गए थे आप, 4 नंबर। ठीक है। चेंज ऑफ रेसिडेंस, मेरा घर बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कि मैं जिंदगी भर यहीं रहूंगा। ठीक है। ब्रेक इन एजुकेशन, एजुकेशन का हाउस है। रेंट अ प्रॉपर्टी, आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को किराए पर दे रहे हैं, फोर्थ हाउस। ठीक है। वेयर स्टोलन प्रॉपर्टी इज केप्ट, क्यों, क्योंकि ये वो क्या है, छुपाने वाली जगह है ना। तो कोई चीज खो जाती है तो क्या करते हैं, उसको ऐसी जगह तो छुपा देते हैं ताकि कोई देख ना पाए। ठीक है। सक्सेस इन कंपटीशन एग्जाम, मान लीजिए कोई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं आप। बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड फॉर रेंटिंग, रेंट वाली चीजें हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी हैंडिंग ओवर बाय द ओनर टू बायर, ये सब क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन डायरेक्ट लिखे हुए हैं। ठीक है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मुझे फोर्थ हाउस को एग्जामिन करना है। देखते कैसे हैं वो, नंबर के कॉम्बिनेशन में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो प्रश्न आया वो किस हाउस से रिलेटेड है। सबसे पहले ध्यान रखिए, केपी की शुरुआत यहाँ से होती है। ठीक है, सर मेरा ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम का हाउस कौन सा है, जब तक वो पता नहीं करेंगे आप आगे कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आगे हर एक चीज फिक्स है, फॉर्मूला फिक्स है। ये वैदिक में ऐसा नहीं रहता। वैदिक में कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी नवान सा देख रहे, कभी ये देख रहे, इसमें सब में हर चीज के फॉर्मूले फिक्स। ठीक है। वो फॉर्मूले आप नॉर्मल चार्ट पे लगाइए, वही फॉर्मूले आप होरारी कुंडली पे लगाइए, कहीं पे भी लगाइए, सब एक जैसा वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट ने बनाया है। नेक्स्ट है फिफ्थ हाउस। देखिए, फिफ्थ हाउस इज प्रोजेनी एंड चाइल्ड, गर्भ धारण करना। देखिए, जब चाइल्ड बर्थ की बात आती है या बच्चों के बारे में देखने की बात आती है, तो हमेशा जो होती है वो महिला की कुंडली देखना ज्यादा उचित होता है। क्यों, क्योंकि गर्भ धारण करने का काम कौन करती, महिला करती, प्रोजेनी का काम कौन करती, महिला। ठीक है। तो इसीलिए पुरुष की कुंडली देखने से अच्छा है स्त्री की कुंडली देखना। ठीक है। किसी भी प्रकार का लव हो गया, अफेक्शन हो गया, अफेयर हो गया, दैट इज फिफ्थ हाउस। और प्लैनेट में मरकरी, याद होगा मैंने कहा था मरकरी इज गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड हाउस। ठीक है। तो हाउस में यदि आप लव अफेयर, मेरी लव मैरिज होगी कि नहीं, स्क्रिप्ट में 5 नंबर दिख रहा है, यदि 5 नंबर दिख रहा है तो इट इज पॉसिबल। 5 नंबर दिख रहा है तो इट इज पॉसिबल। 5 नंबर दिख रहा है तो इट इज पॉसिबल। 5 नंबर दिख रहा है तो इट इज पॉसिबल। 5 नंबर दिख रहा है तो इट इज पॉसिबल। 5 नंबर दिख रहा है तो इट इज पॉसिबल। 5 नंबर दिख रहा है तो इट इज पॉसिबल। 5 नंबर दिख रहा है तो इट इज पॉसिबल। 5 नंबर दिख रहा है तो इट इज पॉसिबल। 5 नंबर दिख रहा है तो इट इज पॉसिबल। 5 नंबर दिख रहा है तो इट इज पॉसिबल। 5 नंबर दिख रहा है तो इट इज पॉसिबल। 5 नंबर दिख रहा है तो इट इज पॉसिबल। 5 नंबर दिख रहा है तो इट इज पॉसिबल। 5 नंबर दिख रहा है तो इट इज पॉसिबल। 5 नंबर दिख रहा है तो इट इज पॉसिबल। 5 नंबर दिख रहा है तो इट इज पॉसिबल। 5 नंबर दि
ठीक है, क्योर फ्रॉम द डिजीज। देखिए छठा घर बीमारी का घर है, तो उसका जो नेगेटिंग हाउस है वो फिफ्थ हाउस। तो मैं सर बीमार हूं, ठीक हो पाऊंगा कि नहीं, तो कब तक ठीक नहीं हूं, जब तक 5 नंबर नहीं आए। जैसे ही 5 नंबर आएगा आप ठीक। ठीक है। आर्टिस्टिक एक्टिविटी, ध्यान रखिए आपके जीवन में जो भी एंटरटेनमेंट है, खुशियां हैं, म्यूजिक है, आनंद है, सब फिफ्थ हाउस। प्लैनेट में कौन है, मरकरी। ठीक है। तो आपके अंदर आर्टिस्टिक एक्टिविटीज भी फिफ्थ हाउस, स्पोर्ट्स है, ड्रामा है, एंटरटेनमेंट है, स्पेकुलेशन। ध्यान रखिएगा, स्पेकुलेशन जैसे सट्टा हो गया, जुआ हो गया, शेयर मार्केट हो गया, लॉटरी हो गई, गैम्बलिंग हो गई, ये सब जो होता है वो फिफ्थ हाउस देता है। तो फिफ्थ हाउस यदि आपका स्ट्रांग है तो आप ये सारे काम कर सकते हैं, अन्यथा आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है। लव मैरिज मैंने आपको बता दिया। मंत्र सिद्धि का घर, दैट इज द मंत्र सिद्धि हाउस। ठीक है। गेम, शेयर मार्केट, बेटिंग, गैम्बलिंग, पैसा लगाते हैं ना, बेटिंग पैसा लगाना, ये सब क्या है, फोर्थ हाउस है ना। फेस्टिवल हो गया, ओकेजन हो गया, मतलब है ना, आपके जीवन में जो भी उत्साह है, जो भी उत्सव है, सब फोर्थ हाउस। ठीक है। फेस्टिवल, ओकेजन, ये सब क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं ना, सब फोर्थ हाउस है। फिर है एडिक्शन टू अल्कोहल, मतलब शराब के प्रति एडिक्ट होना, इज ऑल्सो फोर्थ हाउस। क्लियर। अडॉप्ट अ चाइल्ड, व्हाई, यदि आपको बच्चा नहीं हो रहा, फिफ्थ हाउस की स्क्रिप्ट देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। यदि प्रॉब्लम ऐसी है जिसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, तो आप उसको क्या कहेंगे, चाइल्ड को अडॉप्ट कर लीजिए। ठीक। गेटिंग ए टेनेंट, ठीक, किराएदार का मिलना। कीपिंग अ मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस रखना। सक्सेसफुल एक्टर बनना लाइफ में। रेप्ड बाय अ समवन, ठीक है, रेप्ड बाय अ समवन को भी फिफ्थ हाउस में देखा जाता है। लॉस ऑफ जॉब, वाई लॉस ऑफ जॉब, सिक्स्थ हाउस, जैसे बीमारी था, बीमारी को कौन ठीक कर रहा था, 5 नंबर, उसी प्रकार से जॉब का जाना इस 5 नंबर। देखिए 5 नंबर कहीं पर अच्छा है तो कहीं पे बुरा है, इसलिए मैंने कहा आप एक नंबर देखकर प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। ठीक है। अब वो आपने वो देखा 5 नंबर, अब तो बीमार होकर ठीक हो जाएगा, तो बोलेगा मैं तो बीमार ही नहीं हुआ। अरे सर ने तो बताया था 5 नंबर बीमारी से ठीक होने का होता है। लेकिन वो बीमारी से ठीक नहीं हो रहा होगा उस समय उसकी जॉब बार बार जा रही होगी, क्योंकि वो 5 नंबर नेगेशन के रूप में वर्क कर रहा है 6 नंबर की। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। हाँ। फिर क्या है, फेस्टिवल ओकेजन मैंने आपको बता दिया, हर प्रकार के तीज त्योहार, मजे करना, ये सारी चीजें जो होती है आपके फिफ्थ हाउस में आती है। अडॉप्ट अ चाइल्ड हो गया, गेटिंग ए टेनेंट हो गया, कीपिंग अ मिस्ट्रेस हो गया, सक्सेसफुल एक्टर बनना है, एंटरटेनमेंट का हाउस है ना। ठीक है। लॉस ऑफ जॉब हो गया, लॉस ऑफ जॉब क्योंकि 6 का नेगेशन है। क्लियर है। अब देखिए ये क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं कि क्या मैं कंसीव कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्या मैंने कंसीव कर लिया कि नहीं, चाइल्ड बर्थ का क्वेश्चन है, फिफ्थ हाउस देखना पड़ेगा। ठीक है। लव अफेयर, स्कैंडल के बारे में पता करना है तो आपको फिफ्थ हाउस को देखना ही पड़ेगा। अब कोई सामने ही आया बोले मेरे हस्बैंड उनका लव अफेयर चल रहा है, थोड़ा देख के बताइए, तो आप सेवेंथ हाउस नहीं देख लेना होगा। सेवेंथ हाउस तो पति पत्नी का है, फिफ्थ हाउस जो है वो लव एंड अफेयर को बताता है। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है छठा, रोग ऋण रिपु। 3 चीजें देता है ये छठा घर, रोग देता है, ऋण देता है, और रिपु, रिपु मतलब शत्रु होता है। ठीक है? बीमारी देगा, शत्रु देगा, और रोग देगा। रोग ऋण, हाँ लोन भी दिलाता है ये। ठीक है। सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ डेप्थ, डिजीज एंड एनिमी, वही है रोग ऋण रिपु। जॉब का घर है, आप अच्छे से जानते हैं। बीमारी का घर भी है। आप नंबर देख रहे हैं 1 और 6, तो मैंने अभी आपको बताया 1 इज योर सेल्फ, लगना, और उसके साथ 6 नंबर है, तो 6 नंबर बीमारी का है, जहां तक बीमार हो जाए। लेकिन वहीं स्क्रिप्ट में कहीं 5 नंबर आ रहा हो तो जहां तक ठीक हो जाए। तो 6 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। त्रिक भावा है ये।
ठीक है, जॉब को बताता है, बीमारी को बताता है, सेपरेशन फ्रॉम द पार्टनर और लाइफ पार्टनर। वाई? सेवेंथ हाउस इज योर पार्टनर, सिक्स्थ हाउस जो है उसका वो ट्वेल्थ है, तो उसको कम करेगा, घटाएगा, निगेट करेगा। ठीक है, जितने भी पालतू जानवर होते हैं, पेट एनिमल्स, उसको सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। ठीक है, आपकी डेली रूटीन जो है वो सिक्स्थ हाउस होता है। मान लीजिए यहाँ जहाँ 12 लिखा है, यहाँ पर सन बैठा है, तो सन सीधे कहाँ देखेगा? यहाँ देखेगा। और जब वो यहाँ देखेगा तो आपकी रूटीन जो होगी वो टाइम टेबल वाली हो जाएगी। वाई टाइम टेबल? क्योंकि सन जो होता है अपना काम टाइम टेबल से करता है। आप उठो चाहे ना उठो, वो टाइम पे उठ जाता है। आप सो चाहे जागो, वो टाइम पे अस्त हो जाता है। तो डिसिप्लिन का प्लैनेट कौन है? सन है। ठीक है, डिसिप्लिन हो गया, डेली रूटीन हो गया। डाइटरी हैबिट्स, आपको क्या खाना पसंद है? मैंने आपको बताया यहाँ जुपिटर बैठा है, जुपिटर यहाँ पर देखेगा। यहाँ जुपिटर बैठ गया और यहाँ से यहाँ देख रहा है, मतलब आपको खाने में मीठा चाहिए। पंडित है ना, गुरु है वो, तो आपको क्या चाहिए? खाने में अच्छा अच्छा चाहिए, मीठा मीठा चाहिए। ठीक है, और आपकी जो डाइटरी हैबिट्स होंगी वो साधारण। ठीक है, ये लाओ वो लाओ ऐसा करो। मान लो वीनस बैठ जाए, वीनस जब देखेगा सिक्स्थ हाउस को, तो वो आपको खाना ऐसे ही नहीं कि दाल रोटी दे दी, उसको सजा के दोगे। सिस्टमैटिक होना चाहिए। ठीक है, दाल है, उसके ऊपर घी होनी चाहिए, धनिया का पत्ती दिखना चाहिए, सजा धजा होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, वीनस आके। ठीक है, तो सिक्स्थ हाउस जो है हमारी डाइटरी हैबिट्स को बताता है। सर्विस, सेवा को बताता है, एम्प्लॉयज को बताता है, आपके सबॉर्डिनेट्स को बताएगा, आपके नौकर चाकर के बारे में बताएगा। मान लीजिए वहां राहु बैठा है, कहाँ पर? सिक्स्थ हाउस। अब आपके नौकर चाकर कैसे होंगे? मूर्ख बनाने वाले। ऑब्वियसली बात है, राहु झूठ बोलेगा, वो मूर्ख बनाएगा। जुपिटर बैठा है, नौकर चाकर कैसे मिलेंगे? बहुत अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि जुपिटर बैठा है। ठीक है, तो आपकी डाइटरी हैबिट्स बता दिया उसने, आपको क्या पसंद है नापसंद है, किस प्रकार की चीज मिलेगी वो बता दिया उसने। ठीक है, आपको उधार लेना है, पैसे लेना है, देना है, ये सब हर प्रकार का लेन देन कहाँ से करेंगे? हम सिक्स हाउस से करेंगे। ठीक है, लिटिगेशन, आप पर कोई आरोप लगाया जाए तो लिटिगेशन के लिए आपको सिक्स हाउस देखना, ध्यान रखें। कोर्ट में यदि अपील फाइल करना है तो थर्ड हाउस। लेकिन आप पर किसी ने आरोप लगा दिए, प्रत्यारोप लगा दिया, और आप उसको कानूनी रूप से ले जाना चाहते हैं, तो लिटिगेशन में आपको सिक्स हाउस को एग्जामिन करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। सैनिटेशन, साफ सफाई का घर है। राहु बैठ गया, साफ सफाई पसंद ही नहीं, राहु गंदगी पसंद नहीं। ठीक है, तो आपको भी सैनिटेशन पसंद नहीं होगा। सक्सेस इन कंपटीशन, हर प्रकार का कंपटीशन की जो भावना होती है वो सिक्स हाउस देता है, ध्यान रखिएगा। ऑब्स्टिकल है, कहीं ना कहीं ये क्या शो करता है? बाधाओं को शो करता है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये सब बैंक से रिलेटेड है ना, क्लियरेंस ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ मनी। ठीक है, मैंने पैसा उधार दिया था, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंटेंगल्ड ऑफ मनी, पैसे का फंस जाना इज ऑल्सो सिक्स हाउस। ठीक है, लोन फ्रॉम द बैंक, क्या मुझे बैंक से लोन मिल जाएगा? आपने देखा, जुपिटर आ गया, आराम से मिलेगा। वीनस आ गया, और आराम से मिलेगा, अच्छे बैंक से मिलेगा। ठीक है, मरकरी आ गया, एक ही बैंक में आवेदन दोगे तो नहीं मिलेगा, एक से अधिक बैंक देना पड़ेगा। क्योंकि याद होगा आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, सैटर्न इज डीले बट मरकरी इज डुअल। ठीक है, बीमार हो गए आप, ठीक है, और छठे घर में मरकरी बैठा है, तो एक से अधिक डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाओगे तो ठीक ही नहीं हो। डुअलिटी आ गई, मल्टीप्लिसिटी आ गई। ठीक है, लोन फ्रॉम द बैंक हो गया, कंपटीशन एग्जाम हो गया, विनिंग इलेक्शन हो गया, हर प्रकार का कंपटीशन जो होता है वो सिक्स हाउस होता है। ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया। ठीक है, कोई भी प्रकार का कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा की भावना है वो सब सिक्स हाउस के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है? किसी के मन में कोई डाउट है तो यहीं तक पूछेगा, आगे नहीं पूछिएगा। सिक्स हाउस तक किसी को कोई डाउट है अभी तक जो अपन ने पढ़ा है देखा है? ये क्लियर है सभी को?
12 घर हो जाएंगे। आई थिंक क्लियर है। और जब अपन इवेंट्स पढ़ते हैं ना तो ये सारी चीजें रिपीट होती हैं, वो और नई नई चीजें अपने सामने आती हैं। चलिए, नेक्स्ट है सेवेंथ हाउस। ये क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। सेवेंथ हाउस, देखिए, आपका कोई भी अपोनेंट जो आपके जस्ट सामने है, दैट इज सेवेंथ। आपका बिजनेस पार्टनर आपका अपोनेंट है, सेवेंथ हाउस। आपका लाइफ पार्टनर, आपका स्पाउस जो है वो सेवेंथ हाउस। जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा है वो भी सेवेंथ हाउस। क्यों? क्योंकि आपके जस्ट सामने बैठेगी। तो देखिए, फर्स्ट हाउस के सामने होता है सेवेंथ हाउस। और अब भी मैंने बताया, फर्स्ट हाउस इज योर सेल्फ, वो आप हैं। तो आपके सामने क्या है? सेवेंथ हाउस। ठीक है। तो जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा है वो अच्छा होगा, खड़ा होगा, क्रूर होगा, फलाना होगा, ढमाका होगा, सर देख के बताओ। सेवेंथ हाउस को एग्जामिन करना। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखें, आपके जो सामने है वही आपका सेवेंथ हाउस है। ठीक है। सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ मार्का। देखिए, सेकंड में नहीं बताया था मैंने, सेकंड हाउस मारक घर है और सेवेंथ हाउस भी मारक घर है। ठीक है। आप मारक के साथ 24 घंटे रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। बिजनेस है, बिजनेस पार्टनर है, आपका ओपोनेंट है। डेली ट्रांजेक्शन, ध्यान रखिएगा, डेली का ट्रांजेक्शन, जो किराना दुकान होती है ना, रिटेल मार्केट होता है, वो डेली ट्रांजेक्शन का घर होता है। तो आपका सेवेंथ हाउस यदि स्ट्रांग होगा तो डेली ट्रांजेक्शन वाला काम आप अच्छा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। ओपन एनिमी, वाई ओपन? क्योंकि आपके अपोनेंट है ना आपके सामने, जो आपके सामने उसको तो आप देख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसीलिए ओपन एनिमी। आपका छुपा हुआ शत्रु कौन सा? ट्वेल्थ हाउस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टी, खोई हुई चीज के बारे में बताने का घर भी क्या करता है? सेवेंथ हाउस करता है। डिस्क्राइब्स द थीफ, जो व्यक्ति ने चोरी करी है उसके बारे में बताता है। ठीक है। पब्लिक मीटिंग के बारे में बताता है। शादी का घर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2711, 2711 आपने बहुत सुना होगा जब केपी के वीडियोस देखे होंगे, केपी पढ़ा होगा। तो वो सेवेंथ हाउस मैरिज का हाउस होता है। ठीक है। जैसे फिफ्थ हाउस को हम प्रोजनी का हाउस कहते हैं, उसी प्रकार से हम सेवेंथ हाउस को क्या कहते हैं? मैरिज का हाउस कहते हैं। ठीक है। रीयूनियन विद द हस्बैंड, अपने पति के साथ वापस चले जाना। ब्रेक इन पार्टनरशिप। ठीक है। कमीशन एजेंसी एज अ बिजनेस। कॉन्फ्लिक्ट इन मैरिज, आपके मैरिड लाइफ में विवाद को बताता है। डेथ ऑफ पार्टनर को बताएगा। मैरिज टू अ विडो, ठीक है, किसी विडो से मैरिज करना है नहीं करना है, सेवेंथ हाउस बता देगा। सेकेंड मैरिज वाइल द स्टिल मैरिड टू फर्स्ट स्पाउस। ठीक है। तो सेवेंथ हाउस को आप हमेशा ओपोनेंट के रूप में ध्यान रखें, बिजनेस के ध्यान रखें, बिजनेस पार्टनर के रूप में ध्यान रखें, अपने स्पाउस के रूप में ध्यान रखें। ठीक है। सबसे ज्यादा यहीं पर इसका यूज आता है। ठीक है। और फिर तो मैरिज है ही। 2711, 2711 अभी आप बहुत सुनेंगे आगे जाकर। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है, विल आई गेट मैरिड? मैरिड मतलब सेवेंथ हाउस। विल आई मैरी अ फॉरेनर? क्या मेरी विदेशी शादी होगी? तो प्रश्न किसका है? शादी का है, तो सेवेंथ हाउस को कंसीडर किया। इस प्रकार से क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है। सेवेंथ हाउस हो गया। अब आता एट्थ हाउस। देखिए, शायद मैंने बताया कि नहीं बताया, आपको कृष्ण मूर्ति पद्धति में याद रखना है आठवां घर और 12वां। जैसे वैदिक में जो होते हैं त्रिक भावा जो होते हैं, 6 8 12 होते हैं, ये खराब माने गए। लेकिन कृष्ण मूर्ति पद्धति में 6 को उतना खराब नहीं माना गया जितना 8 और 12 को माना गया। अभी आप देख रहे हैं एट्थ हाउस के कितने सारे सिग्निफिकेशंस लिखे हैं। तो ये एट्थ हाउस के सिग्निफिकेशंस हैं, यहाँ कोई डाउट नहीं है। बट यूनिवर्सल सिग्निफिकेशन इज ऑब्स्टिकल। एक 8 नंबर होगा, एक 12। सबसे डेंजरस 8 नंबर है। 8 और 12 में 8 नंबर डेंजरस। ठीक है। तो हाँ, तो इसको याद रखें, दैट इज यूनिवर्सल ऑब्स्टिकल। किसी भी स्क्रिप्ट में, किसी भी प्रॉमिस में, किसी भी इवेंट में आपको 8 नंबर दिख जाए तो वहां पर उस 8 नंबर का जो कुछ भी रोल हो, लेकिन एक इंडिकेशन वो ये दे देता है कि इस इवेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी।
बाधा आएगी ही आएगी। ठीक है, यदि 8 के साथ 12 आ गई तो डिजास्टर हो जाएगा। ठीक है, बादल फट जाएंगे। लेकिन 8 और 12 अलग अलग आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है। 8 आ रहा है तो क्लियर कट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 8 को ऐसे याद रखना। फिर जो एट्थ हाउस है वो है अनअर्न्ड मनी। वो पैसा जो आप कमाते नहीं, जैसे दहेज। कमाया है क्या आपने? कोई मेहनत करी इसके लिए? नहीं करा, कुछ नहीं किया। ठीक है, दहेज इसीलिए क्या है? अनअर्न्ड मनी। तो वो सारा पैसा, जैसे पॉलिसी का पैसा होता है ना, मरने के बाद मिलता है। तो जिस मरने वाले को तो मिलेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके बाद उसके नॉमिनीज को मिलता है। तो ये नॉमिनीज के लिए कौन सा पैसा है? एट्थ हाउस का पैसा है। ठीक है, एट्थ हाउस मतलब क्या हो गया? अनअर्न्ड मनी। ठीक है, वो व्यक्ति बेचारा कमाया, उसने जोड़ा, पॉलिसी ली और चला गया। पॉलिसी का पैसा उसके बच्चों को मिल गया। तो इस प्रकार का पैसा जिसको कमाने के लिए कोई मेहनत या अलग से एफर्ट नहीं की जाती है, वो एट्थ हाउस होता है। ठीक है, एट्थ हाउस जो होता है वो अकल्ट का भी होता है, रिसर्च का भी होता है। ध्यान रखिए, एट्थ हाउस जो है वो अकल्ट का, ठीक है, रिसर्च करने का और ट्रांसफॉर्मेशन की राशि कहते हैं। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव। लेकिन बदलाव ऐसा होना चाहिए कि वो पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो एक अगरबत्ती नहीं लगाता था। अब हम उसके घर जाते हैं तो बैठो पूजा कर रहा है। फिर जाते हैं, बैठो पूजा कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, अलग से बदलाव हो जाना। ठीक है, जब हमारी लाइफ में एट्थ हाउस एक्टिवेटेड होता है तो हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जैसे अभी हम बैठ के पढ़ रहे हैं, ये भी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, क्योंकि हमारी उम्र नहीं है पढ़ने लिखने की। ठीक है, तो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस जो है एट्थ हाउस है। प्रोविडेंट फंड, देखिए ये वो पैसा है ना जो दूसरों को मिलता है। इसको आप कमाना नहीं पड़ता, अलग से आप मेहनत नहीं करते इसके लिए। प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुटी हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई, बाप दादा के जमाने की थी, वो हमें मिलते जा रही। उसके लिए हमने ना तो नौकरी करी, ना तो चाकरी करी, ना तो मेहनत करी, कुछ नहीं किया हमने। तो वंशानुगत हमें मिल गया क्योंकि उस वंश में हम पैदा हुए थे। तो अनअर्न्ड हो गई ना, मतलब हमने उसको ना तो कमाया ना तो उसके लिए कुछ मेहनत करी। इसीलिए हर वो चीज वो एट्थ हाउस में आ जाती है जिसके लिए हम प्रॉपर मेहनत नहीं करते, स्पेशली, है ना। लॉन्जिविटी का हाउस भी है, ध्यान रखिएगा। ये लॉन्जिविटी आयु का घर है, इसको आयु का घर कहते हैं। इसलिए इसका जो निगेशन है वो सेवेंथ हाउस। इसलिए सेवेंथ हाउस को मारक घर कहते हैं। ठीक है, अब यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। आठवां घर यदि आयु का है तो आठवें से आठवां आयु की आयु होगी, मतलब थर्ड हाउस। इसीलिए इसका नेगेशन सेकंड हाउस जो होता है वो मारक। तो सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस इज अ परमानेंट मारक। अभी हम आगे पढ़ेंगे लॉन्जेविटी, उसमें हम मारक और बाधक दो चीजें पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पे समझ लीजिए कि 2 नंबर और 7 नंबर हर एक व्यक्ति के लिए मारक है। हर एक व्यक्ति की कुंडली में या जीवन में मारक का कार्य है। ठीक है, तो आठवां घर जो है वो आयु का घर है। यदि वहां सैटर्न बैठ जाए तो आयु को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? स्लो प्लेनेट है, तो वहां के रिजल्ट्स को क्या कर देगा? स्लो कर देगा। तो आपकी आयु जो बढ़ रही है उसको स्लो कर देगा। तो ऐसा तो होगा नहीं अब जवान हो जाएंगे बूढ़े से। तो क्या करेगा? मृत्यु को दूर कर देगा, तो आपकी आयु बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सैटर्न जो होता है एट्थ हाउस में अच्छा माना जाता है लॉन्जिविटी। ठीक है, लॉन्जिविटी, डेथ, एक्सीडेंट, कॉज ऑफ डेथ, आपकी मृत्यु कैसे होगी, ये कहाँ, ये रहस्य आपका एट्थ हाउस के पास। आपकी जीवन लीला कैसे समाप्त होगी, एट्थ हाउस की स्क्रिप्ट बता देगी। ठीक है, लॉस ऑफ रेपुटेशन, रेपुटेशन को खोना। ठीक है, एट्थ हाउस है। मेडिकल चेकअप, देखिए मान लीजिए जब हम चाइल्ड बर्थ पढ़ते हैं और वहां पर 8 नंबर आता है तो हम बोलेंगे ऑब्स्टेकल है, प्रॉब्लम है। तो सामने वाला पूछेगा क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ये है कि आपको बच्चे नहीं हो रहे। तो वहां पर 8 नंबर आएगा तो आप ये कहेंगे कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए। मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी।
तो मेडिकल ट्रीटमेंट तभी तो कहा जा रहा है ना जब प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल है, वही 8 नंबर है। ठीक है, लेकिन यहां पर वो ट्रीटमेंट की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो मेडिकल चेकअप हो गया। ब्रेक इन हायर एजुकेशन, 9th हाउस क्या है, मैंने अभी बताया था ना, हायर एजुकेशन है, तो उसका नेगेशन है ये 12th हाउस। तो ब्रेक इन एजुकेशन को भी शो करता है। स्पैन ऑफ लाइफ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, टैक्सेशन को शो करता है, ऑडिट को शो करता है, माइनिंग को शो करता है। ठीक है, ध्यान रखिए, रिसर्च को शो करता है। ठीक है, कमिटिंग रेप 8th हाउस, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, ऑब्स्टिकल एंड मिसफॉर्च्यून का घर है वो 8th हाउस। ठीक है, रिसीविंग डाउरी ये तो पता है, अनअर्न्ड मनी है डाउरी, कुछ किया ही नहीं आपने, बस लड़का बन गए गलती से। ठीक है, तो आपको पैसा फ्री मिले। फाइलिंग अ कोर्ट केस, ध्यान रखिएगा हर प्रकार का जो कोर्ट केस होता है वो 8th हाउस से देखा जाता है। कोर्ट में अपील करना है, 3rd हाउस। आप पर कोई लिटिगेशन लग गया है, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है, दैट इज ये जो होगा आपका 6th हाउस होगा। आप कोर्ट केस जीतेंगे नहीं जीतेंगे, कोर्ट केस से रिलेटेड एक्टिविटीज जो होती है वो 8th हाउस होती है, ध्यान रखिएगा ये आगे आएगा। रिसीविंग डाउरी होगा, फिलिंग फाइलिंग कोर्ट केस, गेटिंग द हिडन ट्रेजर, छुपा हुआ धन मुझे मिल जाए। गिविंग डाउरी वो वही की बात है, सुसाइड हो गया, सर्जरी हो गया, ऑपरेशन हो गया, सब एक ही बात है। वेल्थ ऑफ स्पाउस, वेल्थ ऑफ स्पाउस ध्यान रखिए, देखिए ये आप हैं, ये आपका स्पाउस है। हाँ सॉरी, आपका वेल्थ है, 2nd हाउस है ना। उसी प्रकार से आपका स्पाउस ये है, इसका 2nd हाउस ये है। तो इस स्पाउस का वेल्थ क्या होगा, आपका 8th हाउस होगा। ध्यान रखिए, ये 8th हाउस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में देखो लिखा है ना, विल आई गेट स्कॉलरशिप डोनेशन, अनअर्न्ड मनी है ना। ठीक है, अनअर्न्ड मनी है ये, इसीलिए ये क्वेश्चन 8th हाउस से दिया जाता है। ठीक है, ब्रेक इन हायर हायर एजुकेशन भी देख सकते हैं इससे, क्योंकि 9th हाउस का नेगेशन है। चलिए अब आता है नवा घर। मैंने आपको बताया था नहीं, दिस इज योर बायोलॉजिकल फादर, और 10th हाउस इज योर ओनली फादर। ठीक है, बायोलॉजिकल फादर मतलब एक व्यक्ति, एक बच्चा है जिसके पिताजी थे उस समय बाद नहीं है, माता ने दूसरी शादी कर ली, तो वो जो दूसरा व्यक्ति आएगा वो भी रिलेशन में फादर होगा, लेकिन वो बायोलॉजिकल फादर नहीं कहा जाएगा। तो वो 10th हाउस, वैदिक में 10th हाउस को पिता कहा गया, लेकिन कृष्ण मूर्ति पद्धति में बायोलॉजिकल फादर जो है या पिता जो है वो 9th हाउस को माना गया। हायर एजुकेशन इसीलिए उन्होंने 9th हाउस में रखा है, क्योंकि 4th हाउस में उन्होंने बेसिक एजुकेशन रखा है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर, क्या मैं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनूंगा, क्या देखेंगे 9th हाउस। ध्यान रखिए, जब आपके पास कोई डिग्री होती है, जब आपके पास कोई क्वालिटी होती है, उसके बेस पे आप पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और उससे पैसा अर्न कर रहे हैं, दैट इज 9th हाउस। ठीक है, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को 2 नंबर चाहिए, 5 नंबर और 9। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर 9 नंबर रेमेडी का नंबर है, सलाह का नंबर है, एडवाइजरी का नंबर है। तो एस्ट्रोलॉजर करता क्या है, यही करता है, सलाह देता है, बाकी वो तो गया पर्दे के बाहर, उसके बाद जो करना उसके लिए वो स्वतंत्र है, आप देखते ही नहीं उस चीज को। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको ध्यान रखना। ये जर्नी मैंने आपको बता दी, विजडम, डिवाइन वर्शिप। ये 9th हाउस जो है वो आपका जुपिटर का घर। तो आपको याद होगा जुपिटर की जो दृष्टि होती है वो क्या होती है, अमृत तुल्य होती है, अमृत के समान। ठीक है, तो 9th हाउस जो है वो धर्म कर्म का घर है, पिता का घर में, पिता का घर है, विजडम है। ठीक है, डिवाइन वर्शिप है। ध्यान रखिए, आपने जो एक डायलॉग सुना होगा ना कि कर्म करिए फल की चिंता मत करिए। वाई, क्यों नहीं करें, क्योंकि जो भी कर्म कर रहे हैं वो आपको उसका रिजल्ट इस जीवन में नहीं मिले, ये आप अपने खाते में पैसा डाल रहे हैं। जो आप कर्म कर रहे हैं वो अपने बैंक बैलेंस को एड ऑन कर रहे हैं कर्मों के। ठीक है, तो जो आपके पूर्व कर्म होते हैं दैट इज 5th हाउस। इस 5th हाउस के पूर्व कर्मों से आपको कुछ चीज दे दी जाती है, जो आपका 9th हाउस बन जाता है, आपका भाग्य बन जाता है।
ठीक है, कभी कभी हम सेम सिचुएशन में जीते हैं, रहते हैं, लेकिन भगवान से शिकायत करते हैं मेरे साथ ही बुरा होता है, उसके साथ नहीं होता, हमारी कंडीशन सेम है। तो उसका फिफ्थ हाउस खराब है, जिसके साथ बुरा हो रहा है। और जिसके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, उसका नया फिफ्थ हाउस अच्छा है। पुराने कर्म, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध मतलब जो शुरू किया है आपने कर्म करना, और जो आज तक कर रहे हैं, उसका पूरा कैलकुलेशन है वहां। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि नाइन्थ हाउस जो है वो डिवाइन हाउस। ठीक है, जुपिटर की पांचवी नवी दृष्टि मैंने याद होगा आपको बताया हो। तो पांचवी और नवी दृष्टि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, देखिए, पांचवा घर आपका प्रारब्ध है और नवा घर आज की डेट में आपका भाग्य है। इसीलिए पांचवी और नवी दृष्टि जुपिटर की कंसिडर की जाती है। ठीक है। जितने धर्म कर्म है ना, अंदर मंदिर की यात्रा हो गई, धर्म की यात्रा हो गई, धर्म कर्म हो गया, सब नाइन्थ हाउस। ठीक है, सारी रिलीजियस एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द नाइन्थ हाउस। ऑर्थोडॉक्सी। ठीक है। अनऑर्थोडॉक्स राहु है। ऑर्थोडॉक्सी क्या होता है? जो आपका धर्म कहता है आप वही करते हैं, दैट इज ऑर्थोडॉक्स। टेम्पल, गुरु, टीचर, ठीक है, टीचिंग, ये सब जुपिटर की चीजें हैं। ठीक है, और नाइन्थ हाउस क्या है? जुपिटर का है। चेंज इन जॉब। ठीक है, चेंज इन जॉब क्या होता है? नाइन्थ हाउस होता है। गुड लक, आपका भाग्य है, मैंने अभी बताया। ठीक है। पांच में फिफ्थ हाउस मतलब पूर्व पुण्य में से जो आपने कैश निकाला एटीएम डाल के। एटीएम मतलब ये जीवन। जैसे ही आप आए इस जीवन में, आपने अपना एटीएम एक बार चलाया और आपको जो भी मिला, जिसको आपने भाग्य कहा, वो फिफ्थ हाउस से ही मिला है और वो नाइन्थ हाउस के रूप में मिला है। ठीक है, सीधा संबंध है। ठीक है, देखो, अभी आपने देखा था ये एट्थ है, आठवें से आठवां। ठीक है, ये नवा है। यहां से गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः, सॉरी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नवे से नौ, भाग्य का भाग्य। मतलब आपका भाग्य कैसा है वो फिफ्थ हाउस बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि वहीं तो स्टोर था, वहां से आपने एटीएम डाल के कुछ निकाला जो भाग्य के रूप में मिला। तो क्या निकाला, वो आपका भाग्य बता रहा है। ठीक है, इसलिए भाग्य का भाग्य जो है वो नाइन्थ हाउस। एक सेकंड। ठीक है, धर्म कर्म जितना भी है ना, सब नाइन्थ हाउस है। कम्युनिकेशन विद द स्पिरिट्स, चेंज इन जॉब, गुड लक, सेकंड मैरिज आफ्टर डाइवोर्स। ठीक है, डाइवोर्स देने के बाद फर्स्ट मैरिज क्या होती है? सेवेंथ हाउस। सेकंड मैरिज नाइन्थ हाउस। साइंटिस्ट। ठीक है, सक्सेस इन रिसर्च, क्योंकि ये आपका रिसर्च का घर है, इसको सस्टेन कौन करेगा? नाइन्थ हाउस। तो सक्सेस इन रिसर्च, सक्सेस इन स्पिरिचुअल एंड योगा। ठीक है, पब्लिशिंग टेक्निकल बुक्स। नॉन टेक्निकल आपने देखा था थर्ड में थी, टेक्निकल कहाँ पर? यहाँ पर है। ठीक है। तो नाइन्थ हाउस को लेकर दिमाग में रखें कि नाइन्थ हाउस आपका भाग्य है, लक है, आपका धर्म है, आपका हायर एजुकेशन है, आपके पिता हैं। ठीक है, मोटा मोटी आपको ये चीज ध्यान देनी चाहिए जब ये क्वेश्चंस लिखे हैं उससे रिलेटेड है ना। ये देखो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो गया,
सेपरेशन फ्रॉम द फादर, है ना, पिता के बारे में पता करना, पिता से आपके कैसे संबंध है, 9th हाउस देखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है थर्ड, 9th एंड 12th। देखिए 10th हाउस, 10th हाउस को हमेशा दिमाग में सेट कर रखिए कि 10th हाउस इज योर स्टेटस। 10th हाउस क्या है? योर स्टेटस, आपका कर्म है। इस धरती पर आप क्या करने के लिए आए हैं, या आपको इस धरती पर जब आप आए हैं तो आपको क्या कर्म करना है, ये डिसाइड करता है 10th हाउस। 10th हाउस इज योर कर्मा। ठीक है, 10th हाउस इज योर स्टेटस। जब आप एजुकेशन पढ़ते हैं और वहां पर 10 नंबर आ जाता है तो आप कहते हैं कि बच्चा मेरिट में आएगा। क्यों कहेंगे? क्योंकि 10 नंबर स्टेटस है ना। अब स्टेटस कब मिलेगा? जब आप डिस्टिंक्शन लेके आएंगे, मेरिट में आएंगे। ठीक है, तो 10th हाउस की एक की बना लें दिमाग में कि दैट इज स्टेटस। 10th हाउस इज स्टेटस रिकॉग्नाइजेशन। अब जितने शब्द सुनेंगे ना आप, उसके सिनोनिम्स सुनिए। पहचान, पहचान भी तो स्टेटस होती है ना। कर्मा आपको पता है, प्रमोशन, जैसे ही आप प्रमोट होते हैं आपका स्टेटस बढ़ जाता है। ठीक है, प्रोफेशन, आप क्या कर्म करने आए हैं, या आपका प्रोफेशन क्या होगा। कुछ लोग होते हैं ना, तय नहीं कर पाते कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं, मुझे पता ही नहीं। नौकरी कर लूं, जॉब कर लूं, बिजनेस कर लूं, काम धंधा कर लूं, कुछ ना करूं। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज व्यक्ति के लिए आपको 10th हाउस देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जानते ही नहीं क्या करना है। तो फिर नहीं जानता है तो फिर हम वही बताएंगे जो वो अपनी कुंडली में लेके आए हैं। ठीक है, तो वो फिर कौन बताएगा? 10th हाउस बताएगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? पक्स, है ना। फिर है ब्रेकिंग एग्रीमेंट। ध्यान रखिएगा, ये जो 11th हाउस होता है, किसी भी प्रकार से लीगल एग्रीमेंट को शो करता है। किसी व्यक्ति के साथ लीगली रहना, कोई चीज आपके पास लीगली है, लीगल तौर पे, कानूनी तौर पर है, दैट इज 11th हाउस। तो 11th हाउस का नेगेशन जो होता है वो ब्रेकिंग एग्रीमेंट को दिखाता है। इसलिए जब हम शादी वाला प्रश्न पढ़ते हैं तो है ये 10 नंबर खतरनाक हो जाता है। क्यों खतरनाक हो जाता है 10 नंबर? क्योंकि आप लड़के झगड़ के विवाद करके एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन आप कोर्ट में गए और कोर्ट ने आपसे कह दिया कि अब आप अलग अलग रहिए, आपका डाइवोर्स हो गया, दैट इज 10 नंबर। अब आप एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अब एक साथ समाज की नजरों में आप नहीं रह सकते, कानून की नजर में भी और समाज की नजर में भी नहीं रह सकते। इसीलिए जब मैरिज पढ़ते हैं हम, 10 नंबर खतरनाक हो जाता है हमारा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमके हमारे लीगल एग्रीमेंट को तोड़ने का नंबर है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। ब्रेक एग्रीमेंट, है ना। लॉर्डशिप, ऑनर, डिग्निटी, ये सब समझ रहे हैं, स्टेटस वाले शब्द हैं। पब्लिक स्टीम, आपकी पब्लिक में कैसी है, ये भी सब सब स्टेटस। नेम एंड फेम, ये भी स्टेटस। ठीक है, पावर, प्रेस्टीज, रैंक, ये सब किससे हैं? स्टेटस से रिलेटेड वर्ड है, ध्यान रखिए। ठीक है, रेपुटेशन, स्टेटस। ठीक है, एम्बिशन, अथॉरिटी, अपॉइंटमेंट, ये सारे शब्द जो हैं वो 10th हाउस के। ऑनर फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से सम्मान प्राप्त होना, सम्मान मतलब स्टेटस। ठीक है, कैरियर इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल लाइफ में कैरियर 10th हाउस बताता है। ठीक है, क्योंकि आपका जितना अच्छा स्टेटस होगा उतना अच्छा करियर होगा। ठीक है, गेटिंग अवार्ड और प्राइज, ये सब बताए ना, स्टेटस को शो करने वाले शब्द लिखे हैं। फेमस एस्ट्रोलॉजर, देखिए एक एस्ट्रोलॉजर होता है, एक फेमस एस्ट्रोलॉजर होता है। ठीक है, मान लीजिए एक एस्ट्रोलॉजर है, वो 9th हाउस से आपने देखा उसका 5 नंबर आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है। ठीक है, साथ में 10 नंबर आ जाए तो 5 और 9 वाला एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, लेकिन उसके पास लोग नहीं आते। लेकिन 10 नंबर आ गया तो वो फेमस हो जाएगा। फेमस हो जाएगा तो फिर तो वार ना नहीं। तो 10 नंबर स्टेटस है ना, तो फेमस होने का नंबर भी है। ठीक, रिटायरमेंट। ठीक है, स्टेप फादर मैंने आपको बताया था ना। ठीक है, टेम्पररी सस्पेंशन इन सर्विस, वीआरएस ले लेना, ये सारी चीजें हमको 10th हाउस, क्योंकि नौकरी क्या है? आपका स्टेटस है।
आपको जैसे ही नौकरी मिलती है आप एक कैटेगरी में चले जाते हैं, एक स्टेटस में चले जाते हैं, समाज में आपका एक स्टेटस क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, 10th हाउस इज योर कर्मा एज वेल एज स्टेटस। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस लिखे हैं। प्रमोशन का जब भी प्रश्न आता है तो उसमें 10th हाउस को देखना बहुत जरूरी हो जाता है, 6th हाउस को भी देखना पड़ता है। नौकरी में यदि प्रमोशन देखना है तो छठे हाउस, वो हम पढ़ेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा जॉब एंड प्रोफेशन। ठीक है। ठीक है, लेकिन जब हम 10th हाउस को देखते हैं, यहाँ देखो, ये 9th हाउस है ना, तो यहाँ पे एक चीज दिखी थी, ये चेंज इन जॉब। देखिए जॉब का घर 6th हाउस है, लेकिन ये क्या लिखा है, चेंज इन जॉब। बिकॉज जब आप जॉब करते हैं तो 6 नंबर, 10 नंबर, ये 2 नंबर एक्टिवेटेड होता है, क्योंकि पैसा कमाएंगे। 6 नंबर जॉब का ही नंबर है, 10 नंबर जैसी जॉब लगी स्टेटस क्रिएट हो गया। तो जब आप जॉब को चेंज करते हैं तो आपका स्टेटस भी चेंज होता है। चेंज मतलब नेगेशन, तो 10 का नेगेशन क्या है, 9। इसीलिए 9 नंबर को चेंजिंग जॉब भी कहा जाता है। क्योंकि मान लीजिए आप क्लर्क थे, नौकरी छोड़ दी, रेलवे में चले गए, टेक्निकल पोस्ट मिल गई, तो आपका एक नया स्टेटस क्रिएट हो गया। तो आपने इस स्टेटस को छोड़ा और इस स्टेटस को ज्वाइन कर लिया। इसलिए चेंज इन जॉब इज ऑल्सो 9th हाउस। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, या हम देख लें। देखो, प्रमोशन विद ट्रांसफर, रिमूवल फ्रॉम द ये ऑक्यूपेशन, सारी चीजें अब समझ जाएंगे आप। एक दो मैंने एग्जांपल आपको शुरू में समझा दिया। ये यहाँ पे एक चीज लिखी है, 6 नंबर सेवा है, नौकरी है, सर्विस है, जहां कहीं पर भी आप किसी के अंडर में रह के काम करें और बकायदा पगार लें, तनख्वाह लें, पेमेंट लें, सैलरी लें। 6, स्वतंत्र अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस, सबको पता है। प्रोफेशन का मतलब होता है जब आपको पास किसी काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ डॉक्टर और आपने अपना एक क्लिनिक बना रखा है, दो चार लोग अपॉइंट कर रखे हैं और वहां पर अपना काम कर रहे हैं, दैट इज प्रोफेशन। बिकॉज यू हैव यू एमबीबीएस डिग्री। यदि आपके पास लॉयरशिप की डिग्री है, एलएलबी किया है आपने, तो आप एक लॉयर बन गए, आपने एक लॉ चैम्बर बना लिया, तो ये प्रोफेशन कहलाते हैं। प्रोफेशन को समझने का सिंपल सा तरीका है, कोई ना कोई डिग्री होगी जिसके बेस पे हम कुछ काम करेंगे, दैट इज प्रोफेशन। ठीक। देखिए कृष्ण मूर्ति पद्धति में जैसे मैंने आपको बताया था, 8th हाउस क्या है, ऑब्स्टिकल है। 12th हाउस क्या है, ऑब्स्टिकल है। 8th एंड 12th आ जाए तो डिजास्टर। उसी प्रकार से कृष्ण मूर्ति पद्धति में 11 नंबर है जो आपको हर जगह नजर आएगा। 11 नंबर जो है वो हर जगह नजर आएगा, जिसको कहते हैं डिजायर फुलफिलमेंट। ठीक है, ये इच्छा पूर्ति का नंबर कहा गया। ठीक है। और आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ये लीगल एग्रीमेंट को भी, लीगली कोई चीज आपकी है उसको भी शो करता है। ठीक है, कोई चीज आपकी लीगल है वो 11th हाउस शो करता है। तो इसका एक यूनिवर्सल सिग्निफिकेशन है, डिजायर फुलफिलमेंट। ठीक है। तो 11th हाउस को आप कीपी में याद रखें, क्योंकि हर जगह आएगा। जैसा 8 नंबर मैंने आपको बताया ना, हर जगह आएगा, तो आपको एज अ ऑब्स्टिकल तो लेना है और उसके अदर सिग्निफिकेशंस तो है ही। 12th हाउस आएगा, उसको ऑब्स्टिकल लेना है, अदर सिग्निफिकेशंस हैं ही। ठीक है। उसी प्रकार से जो 11th हाउस होता है उसको डिजायर फुलफिलमेंट के रूप में काउंट करना है। ठीक है। ठीक है। 11th हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड गेन, इसको गेन भी कहते हैं। डिजायर फुलफिलमेंट होगी मतलब आपको कुछ ना कुछ गेन होगा, लाभ होगा। ठीक है। एग्रीमेंट मैंने आपको बताया था ना भाई, लीगल एग्रीमेंट है। मैरिज के केस में इसीलिए 10 नंबर डेंजर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो 11 नंबर का क्या है, नेगेशन। ठीक है, और कैसा नेगेशन है, लीगल नेगेशन। ठीक है, इसलिए 10 नंबर इज डेंजर फॉर द मैरिज। लीगल मनी, लीगल रूप से जो भी आप पैसा कमाते हैं, लीगली आप जो पैसा धारण करेंगे वो सब 11th हाउस है। ठीक है, लीगल एग्रीमेंट है ना, तो लीगल मनी भी होगा। ठीक है, विक्ट्री,
आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है, आपका जो भी सोशल सर्कल है, आपका जो फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम हैंडल है, जो भी है, सब 11th हाउस, क्योंकि दे ऑल आर सोशल सर्कल। तो जो भी आपकी मित्र मंडली, जो भी आपका सोशल सर्कल है, सब 11th हाउस में आता है। ठीक है। छोटे भाई बहन कहाँ आते हैं? 3rd हाउस में। बड़े भाई बहन सारे कहाँ पे आएंगे? 11th हाउस। ठीक है। जितने भी आपके बड़े भाई बहन हैं, चाहे कुछ भी हो, एनी रिलेशन, वो 11th हाउस की काउंटिंग में चली जाएंगे। ठीक है। और आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंडशिप है, ठीक है, आपने जितने, मतलब जब आप समाज से जुड़े रहें, उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज करते हैं, तो दैट इज योर 11th हाउस। ठीक है। ठीक है। सोसाइटी, कम्युनिटी, ठीक है, आपके जितने वेल विशर होते हैं, दे ऑल आर 11th हाउस। एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, ये 11th हाउस डिसाइड करेगी। ठीक है। मैरिज होगी नहीं होगी, 7th हाउस डिसाइड करेगी। ठीक है। ध्यान रखिएगा, 7th और 11th के में क्या डिफरेंस आएगा। मैरिज होगी नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, किससे होगी, ये सारी चीजें आपको 7th हाउस बताएगा। लेकिन क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ, ये आपको कौन बताएगा? 11th हाउस, क्योंकि ये डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस है। ठीक है। तो जो आप चाह रहे हैं वो डिजायर फुलफिलमेंट होगी कि नहीं, ये आपको कौन जानकारी देगा? 11th। डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा, 11th हाउस बताएगा। ठीक है। हायर पोजीशन इन पॉलिटिक्स, ठीक है, ये पब्लिक स्टीम का घर है, उसको सस्टेन कौन करेगा? 11th हाउस करेगा। दूसरी बात, ये सोशल सर्कल का हाउस है। ठीक है। तो सोशल सर्कल जितना अच्छा होगा, वो हाई पोजीशन दिखाएगा पॉलिटिक्स। ठीक है। लोन की रिकवरी को बताता है। ठीक है। किराएदार को खाली करना है, तो उसको भी देखने के लिए आपको 11th हाउस देखना पड़ेगा। ठीक है। तो 11th हाउस का कृष्णमूर्ति पद्धति में एक कॉमन सिग्निफिकेशन है, इसको हम डिजायर फुलफिलमेंट कहेंगे। और ये हर एक इवेंट में अपनी प्रेजेंस दिखाता है, ध्यान रखिए। ठीक है। शादी, 2 7 11, बच्चा 2 5 11। ठीक है। गेन, पैसे का लाभ, 2 6 11। मतलब 11 नंबर जहां पर भी आ जाए, आपको गेन या डिजायर फुलफिलमेंट को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेना ही है। ठीक है। विल माई मैरिड लाइफ बी सक्सेसफुल, देखिए मैरिड लाइफ के बारे में कौन बताएगा? यही बताएगा। विल आई गेट डाइवोर्स, मैंने बताया ना, डाइवोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 11th हाउस। ठीक है। डिजायर फुलफिलमेंट का है ना, तो डाइवोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहीं से पता चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है 12। देखो यहाँ पे भी वही चीज लिखी है, 8th ऑब्स्टिकल, 12th ऑब्स्टिकल, है ना। और 12वां जो होता है, लॉस का घर होता है। देखिए फर्स्ट हाउस आप हो, आपको निगेट कौन करेगा? 12th हाउस करेगा। तो आपका हर प्रकार की हानि, हर प्रकार का एक्सपेंडिचर, हर प्रकार का लॉस, वो 12th हाउस आपका। इसीलिए हर हाउस का 12th हाउस को हम कैसे लेते हैं? नेगेशन के रूप में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जब हम फर्स्ट हाउस हैं और हमारा नेगेटिव हाउस 12th है, खर्चा है, तो उसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनाया गया है कि प्रत्येक घर का जो 12th हाउस होता है, मतलब पीछे का घर होता है, वो उसको निगेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो उसके लॉस का घर है। किसी चीज का लॉस करना मतलब निगेट करना। ठीक है। तो वो फॉर्मूला यहीं से आया है। ठीक है। तो 12th हाउस इज लॉस एंड एक्सपेंस, हर प्रकार का खर्च जो है, वो 12th हाउस को इसीलिए इन्वेस्टमेंट में भी काउंट करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च करना पड़ेगा पैसा, बिना खर्च किए तो इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं। ठीक है। हिडन एक्टिविटी स्मगलिंग, देखिए 12th हाउस को आप ऐसे भी रखिए, 12th हाउस इज अ अननोन प्लेस। 12th हाउस जो होता है, एक प्रकार का अननोन प्लेस होता है, जिसके बारे में आप नहीं जानते, जिसको आपने अनुभव नहीं किया है, जिसको आपने देखा नहीं, जिसको आपने जाना नहीं। प्लैनेट में क्या है? राहु। राहु फॉरेन को बताता है, फॉरेन की एक्टिविटीज के बारे में हम परिचित नहीं रहते। वहां क्या कल्चर होगा, कैसा हो, वो तो आज हम वीडियो में देख रहे हैं, टेलीविजन में देख रहे हैं, एक अलग थी। ठीक है। तो जो भी हिडन है, जो भी हम बारे में जानते नहीं, जिसको हमने देखा नहीं, जिसको हमने फील नहीं किया, जिसको हमने अनुभव नहीं किया, जिसको हमने जाना नहीं है, वो सब 12th हाउस। ठीक है। तो हिडन एक्टिविटी इसीलिए सब कहाँ पे आती है? 12th। स्मगलिंग क्या करते हैं? हम चोरी छुपके करते हैं, तो 12th हाउस, कोई हमको देख ना ले।
हिडन काम कर रहे हैं ना, 12,000। इन्वेस्टिगेशन 12,000। सीक्रेट एनिमी, हिडन है ना वो, हिडन हो गया तो सीक्रेट हो गया। ओपन तो 7,000 होता है, क्योंकि 7,000 हमारा ओपोनेंट होता है, हमको दिखता है, इसीलिए ओपन एनिमी क्या होता है, 7,000 सामने होगा जो भी होगा। ठीक है, तो हमारे जितने भी छुपे हुए शत्रु हैं, सीक्रेट एनिमी, दे आर 12,000। न्यू इन्वायरमेंट, अभी मैंने आपको जितना डायलॉग मारा है ना, डिफरेंट 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 डिफरेंट, उसका कॉमन वर्ड है न्यू इन्वायरमेंट। ठीक है, न्यू इन्वायरमेंट इज कॉल्ड 12,000। जेल, देखिए जेल क्या है, जेल की लाइफ स्टाइल, रहन सहन, इसको किसी ने फील नहीं किया। ठीक है, कोई जानता नहीं इसके बारे में, जब जरूरत पड़ती है तब जाता है, तो वो उसके लिए 12,000 बन जाता है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की लाइफ कोई नहीं जीना चाहता है ना, हॉस्पिटल की लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता, अननोन प्लेस है, इसीलिए हॉस्पिटल को 12,000 में रखा गया, जेल को भी इसीलिए क्या किया गया है, 12,000 में रखा गया। ठीक है, मेडिटेशन है 12,000। फॉरेन प्लेस है, देखिए फॉरेन प्लेस क्यों है, मैंने अभी आपको बताया ना, हर वो जगह जिसके बारे में आप ना तो जानते हैं ना आपने देखा, दैट इज 12,000। पीएचडी, 4th हाउस में आपने बेसिक एजुकेशन ली, 9th हाउस में आपने हायर एजुकेशन ली, और 12th हाउस में आपने पीएचडी कर ली। ठीक है, जैसे 3rd हाउस में शॉर्ट ट्रेवल किया, 9th हाउस में लॉन्ग ट्रेवल किया, और 12th हाउस में अब्रॉड भी कर लिया। ठीक है, तो एजुकेशन का भी यही साइकिल, 4th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस। 12th हाउस इज पीएचडी, 12th हाउस में यदि सैटर्न बैठा हो तो पीएचडी आसानी से हो जाती है, क्योंकि डीले का प्लैनेट है, डेप्थनेस का प्लैनेट है। ठीक है, तो रिसर्च में क्या होता है, टाइम भी लगता है, और रिसर्च का मतलब होता है अंदर तक जाना किसी सब्जेक्ट के या किसी पॉइंट को लेकर। ठीक है, परचेस, परचेस का जो हाउस होता है वो 4th हाउस होता है, लेकिन परचेस को 12th हाउस में भी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि परचेस करने के लिए आपको एक्सपेंड करना पड़ता है, जब तक आप पैसा खर्च नहीं करेंगे तब तक आप कोई चीज परचेस करेंगे ही नहीं, इसीलिए 12th हाउस इज ऑल्सो परचेस। वरना परचेस का यदि हाउस बोलेंगे तो दैट इज 100। परचेस का जो हाउस है वो 12। इन्वेस्टमेंट मैंने बताया ना, खर्च है ना, आपका पैसा था, आपने निकाला और जाके बैंक में दे दिया, खर्च कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट। कंफर्ट्स ऑफ बेड, ठीक है, 12th हाउस जिसका पीड़ित होता है उसका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। ठीक है, जिसका 12th हाउस यदि पीड़ित होगा तो उसकी मैरिड लाइफ 101% डिस्टर्ब होगी। ठीक है, बिकॉज इट इज कंफर्ट ऑफ बेड। अनएक्सपेक्टेड, अननोन डिमांड, अननोन है ना, जिसको हम जान नहीं रहे, जिसको हम पहचान नहीं रहे, जिसके बारे में हमें पता नहीं। ठीक है, इसीलिए लिखा अनएक्सपेक्टेड और अननोन डिमांड इज 12th हाउस। प्रेशर ऑफ मनी, 12th हाउस। ब्लैकमेलिंग, 12th हाउस। डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना, 12th हाउस। फॉरेन में सेटलमेंट, 12th हाउस। फ्री फ्रॉम डेब्ट, कर्जे से मुक्ति, 12th हाउस। ठीक है, गेन इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से किसी भी प्रकार का लाभ, दैट इज 12th हाउस। ठीक है, तो 12th हाउस को आप ध्यान रखें, ये ऑब्स्टिकल तो है ही, इन्वेस्टमेंट भी है, हिडन प्लेस भी है, न्यू इन्वायरमेंट कह लीजिए या अननोन इन्वायरमेंट कह लीजिए, जेल कह लीजिए, हॉस्पिटल कह लीजिए, ये सारी चीजें एक ही है। ठीक है, जब आप इनको कोरिलेट करके थोड़ा सा याद करेंगे कॉमन वर्ड के साथ, कॉमन फॉर्मूले के साथ, तो ये सारे सिग्निफिकेशन आपके दिमाग में सेट हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चंस लिखा है ना, विल आई ट्रेवल अब्रॉड, अस्पताल से छूटूंगा नहीं छूटूंगा, जेल से छूटूंगा नहीं छूटूंगा, व्हेन विल आई बी फ्री फ्रॉम द डेप्थ, मैं इन सारे कर्जों से मुक्त होऊंगा नहीं होऊंगा, दैट इज 12th हाउस। अब देखिए ये जो रूल है ना, जो मैंने अभी आपको बताया, 12th हाउस टू एवरी हाउस नेगेट द सिग्निफिकेशन ऑफ दैट हाउस। ठीक है, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है? देखिए 4th हाउस इज मदर, 12th हाउस काउंटेड फ्रॉम द 4th हाउस इज द 3rd हाउस, हेंस 3rd हाउस इंडिकेट लॉस ऑफ मदर। एक्स, देखिए अब एक्सेप्शंस क्या लिखा है, 10th इज अ गुड फॉर द प्रोफेशन,
ठीक है। एंड सो इज 11th इन दिस केस, 10 डज नॉट नेगेट। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आपका डिजायर फुलफिलमेंट का नंबर 11 है, लेकिन 10 नंबर आ जाएगा तो ये डजंट मीन कि वो डिजायर फुलफिलमेंट को नेगेट कर रहा है। ठीक है, वो डिजायर फुलफिलमेंट को नेगेट नहीं करेगा। जैसे 10 नंबर क्या है, स्टेटस है, 9 नंबर क्या है, नया स्टेटस। तो लग तो रहा है नेगेट कर रहा है, लेकिन आपको नया जॉब भी दिला रहा है, नया स्टेटस भी दिला रहा है। ठीक है, तो कई जगह ये रूल एक्सेप्शन में रहेगा, लेकिन मोटा मोटी ये रूल है कि हर एक हाउस को नेगेट करता है उसका 10th हाउस। ठीक है, जैसे हम मैरिज का केस पढ़ते हैं तो मैंने बताया ना 10 नंबर इज डेंजरस, लेकिन वहां पर क्या होता है, 2 7 11 होता है, लेकिन जब हम उसका नेगेशन लेते हैं 10 नंबर, तो उस 10 नंबर को हम डिजायर फुलफिलमेंट की नेगेशन ना लेकर लीगल एग्रीमेंट का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि लीगल एग्रीमेंट का जब ब्रेक होता है तभी डिवोर्स होता है। ठीक है, तो वहां पर इस प्रकार के एक्सेप्शन कुछ काम करेंगे। सेकेंड हाउस को मैंने बता दिया। सेकेंड हाउस क्या होता है, हर हाउस का जो अगला हाउस होता है उसको सस्टेन करेगा, एनहांस करेगा, बढ़ाने का काम करेगा, बढ़ोतरी करता है। ठीक है, A single house cannot give result. Several houses combination, शादी 2 7 11। ठीक है, तो बहुत सारे हाउसेस के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, एक रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी भी रिजल्ट को डिलीवर होने के लिए दशा महादशा वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। दशा, अंतरदशा, इसको हमेशा आपको हर एक इवेंट के नंबरों के साथ कोरिलेट करना पड़ेगा, तभी आप फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ रूल्स हैं जो आपके दिमाग में होना चाहिए, अभी हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन ये अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको एक बार रिपीट कर दिया। ठीक है, चलिए, ये आपका हाउस सिग्निफिकेशन है। ठीक है, यही आपकी आधारशिला है केपी की, ध्यान रखिए। नंबर, नंबर से रिलेटेड हाउस, हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज, प्लैनेट का नेचर, ये सारी चीजें मिलके जब हम इनको निचोड़ते हैं, कंक्लूड करते हैं, तो यही सारी चीजें फिर हमको रिजल्ट बताने का काम करती हैं। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, इसको बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है, देखिए, हर एक चीज को याद नहीं करना, उसके क्रक्स को पकड़ना है। जैसे मैंने प्लैनेट का नेचर बताया तो एक क्रक्स बताया, सैटर्न है, डीले है। ठीक है, तो जब आप क्रक्स को फॉर्मूला बना लेंगे तो बहुत सारी चीजें आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली याद होती जाती, क्योंकि सिग्निफिकेशंस का ना तो और है ना छोर है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से घूम फिर के आता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेशंस पे विशेष जोर डालिएगा, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, प्लैनेट को और हाउस। ठीक है, चलिए, किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं। अभी तो मैं सबको अनम्यूट कर दें, बताइए, कुछ पूछना है किसी को? बाकी इवेंट्स वगैरह भी हम आएंगे, अभी इवेंट्स पे नहीं आएंगे, अभी और है फंडामेंटल में। ठीक है, कस्पल सब लॉट क्या होता है, स्टार लॉट क्या होता है, ये नंबर्स कैसे आते हैं, जब हम ये सारी चीजें सीख लेंगे, फिर हम देखेंगे स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम इवेंट्स पे आएंगे। मैरिज पढ़ेंगे, चाइल्ड बर्थ पढ़ेंगे, जॉब पढ़ेंगे, एजुकेशन पढ़ेंगे, लॉन्जिविटी पढ़ेंगे, सारी चीजें हमारी आएंगी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? चलिए, सही है, शाबाश जी, श्रद्धा। सर, 12th हाउस की जो ये आपने एट्रीब्यूट्स लिखवाए हैं, इसमें लिखवाया ब्लैकमेलिंग, मतलब कोई ब्लैकमेल कर रहा है या फिर हम जो नेटिव अगर ब्लैकमेल हो रहा है तो? नहीं, जहां पे भी सीक्रेट ब्लैकमेलिंग शब्द आ एनिमी जाएगा है। तो आपको देखना पड़ेगा 12th हाउस की प्रेजेंस है कि नहीं, राहु की प्रेजेंस नेटिव है को कि कोई नहीं। ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ जी, मीन्स के कोई नेटिव को ब्लैकमेल कर रहा देखिए, है या जो नेटिव उसको? ब्लैकमेल करेगा वो तो आपके पास आएगा नहीं। हाँ। आपके पास कौन आएगा कि मुझे कोई वो ब्लैकमेल कर रहा है। प्रॉब्लम। ठीक है सर। ठीक है हाँ। जी, जहां पे भी ये चोरी चकारी ब्लैकमेलिंग ऊट पटांग काम है तो प्लेनेट याद रखेंगे, राहु। ठीक है, ओके वो सर। जरूर वहां स्मगलिंग है, राहु, राहु जरूर आएगा। हाउस है तो 12th हाउस।
क्योंकि सारे ओ, काम चोरी छुपके किए जाते हैं ना। तो जो भी हम्म, काम चोरी छुपके किए जाएंगे वो 12th हाउस होगा। गुप्त शत्रु ओके, इसीलिए कहा गया, छुपी हुई चीज है ना वहाँ, हम्म, अननोन है, हिडन है, हम नहीं जानते, हमने नहीं देखा। ठीक है, तो ये सारी चीजें सब 12th हाउस की एक्टिविटीज। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी में कुछ है? हाँ, तिवारी जी बताओ। हाँ सर, आपने बताया है कि 12th हाउस निगेट करता है हम्म किसी भी हाउस से 12th हाउस। हम्म तो फर्स्ट हाउस का निगेशन भी 12th हाउस होगा। फर्स्ट हाउस का नेगेशन 12th हाउस तो है। अगर किसी का लग्नेश यानी लग्न का लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठ गया है हाँ, हाँ। तो उसका तो सब कुछ ही उलट पुलट हो जाएगा। नहीं, अब वो वैदिक एक थोड़ा सा अलग चीज है। वैदिक, तो उस फिर वो वैदिक कॉन्सेप्ट अलग है, केपी में ऐसा कुछ नहीं रहता वैसे। केपी ऐसा में तो नहीं है। कस्पल सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड देखा जाता है। वैदिक में देखते भाई लग्नेश 12th हाउस में चला गया, है ना। वो एक अलग चीज है। केपी में ऐसा कुछ नहीं रहता, केपी में तो कस्पल सब लॉर्ड से स्टार्ट होती है कहानी। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो 12th में चला गया तो हर चीज हमारी लॉस में जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, व्यक्ति कैसा तो हो जाए बताओ। फर्स्ट हाउस व्यक्ति है ना, उसका लॉर्ड 12th में चला गया, वो हाँ, अभी आपने जो सिग्निफिकेशन पढ़ा उसके हिसाब से बता सकता है कोई? थोड़ी सी वैदिक ही तो सीख ली। व्यक्ति को ही उसका 12th हाउस निगेट करेगा। नहीं, ये यानी तो लग्नेश केपी। का हाँ, ये घर ही तो, निगेट करेगा। हाँ, व्यक्ति कैसा हो जाए, व्यक्ति अननोन टाइप का हो आइसोलेटेड जाएगा। हो जाएगा सर, आइसोलेटेड हो जाएगा। हाँ, आइसोलेटेड हो जाएगा, आइसोलेटेड। गुप्त जगह पे चला और जाएगा, नहीं जा अननोन सकता। प्लेस पे चला जाएगा, उसको आइसोलेटेड रहना पसंद हो। ठीक है, तो उसने अपने आप को नेगेट कर लिया। आप एक सामाजिक प्राणी हैं, उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, मतलब अपने आप को नेगेट कर लिया, 12th हाउस में चला। ठीक है, तो वो व्यक्ति कैसा रहेगा, आइसोलेटेड रहेगा, अलग थलग रहेगा, रहस्यमयी रहेगा, पता नहीं चलेगा उसके बारे में आप ज्यादा। ठीक है, ये तो वैदिक से बोल रहे हैं। ठीक है, केपी से अलग है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का निगेशन ही कहलाए। ठीक। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? क्लियर है? चलिए, अब एक चीज ध्यान रखें, सभी लोग टेलीग्राम अपना देख लीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसकी लिंक केवल टेलीग्राम पे ही आएगी, फिर व्हाट्सएप पे नहीं आएगी। ठीक है, और पीडीएफ भी व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ही आएगा कल से, है ना। तो टेलीग्राम जरूर ध्यान दीजिएगा, किसी का नहीं हो तो हाई बेसिक करके लिख दीजिएगा तो मैं उसको ऐड ऑन कर दूँ। ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट, जय ओके। श्री राम। गुड नाइट, गुड नाइट सर। नमस्कार। थैंक यू सर।